So guys, what's up? Welcome back to the super amazing class of CA Interlaw. Very good morning, very good afternoon, and very good evening to all of you. Welcome back to the super amazing class. And let's start with session number 2. मेरी आवाज आ रही है आपको? क्योंकि आपकी बहुत आ रही है, तो आप शांत हो गए तो मेरी आवाज आपको आ जाएगी, ठीक है? ये खाली है, ये लोग कहाँ घूम रहे हैं? ये खाने हैं दोनों ब्रेक, ये दोनों बेंच वाले। चलो कोई नहीं, बर्थडे मनाएंगे इनका आज, ठीक है? चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद क्लास नंबर 2, ठीक है? अच्छा, पता है तुमको? हाँ, चलो। अच्छा हाँ, एक ये कुछ पेज है, ये ऑनलाइन वालों के लिए नहीं है, ठीक है? दिस पेज इज फॉर द फेस टू फेस। ये ऐसा कुछ है कि इस पे मेरे को बोल के भेजा है कि इस पे जो साइन करेगा उसको कुछ क्या देना था, बर्गर देना था कुछ। सबको जो साइन करेगा उसको बर्गर मिलना है, ठीक है? सो यहां से स्टार्ट हो जाओ, ये आप तक आएगा, ऐसे नहीं कर लेना, इधर ला पहले, ठीक है? आएगा, पीछे तक आएगा, आपको नाम ढूंढ के उस पे साइन कर देना, बस जस्ट ये लो, ठीक है? चलो, कल हम लोगों ने जितना पढ़ा था, बातें नहीं, जितना कल हमने पढ़ा था वो रिवाइज करके आए हैं? यस सर, वो हम रिवाइज करके आए हैं। हमने कल क्या पढ़ा था? कल तो हमने कल हमने बिल्कुल जो है बेसिक सा रिवीजन किया, बेसिक सा समझा था, उसको अभी पहले रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है? ऑनलाइन वाले एक बारी फटाफट से बता दो मेरे को कि क्या तुम लोगों ने रिवाइज किया है, नहीं किया है? क्या कर रहे हो ये? मुस्कान बोल रही है कि मेरे को ऑनलाइन बर्गर भेज देना, ठीक है? आप मेरे को वो क्यूआर भेज देना, मैं पेटीएम कर दूंगा, ठीक है? कितने का आता है बर्गर? 10-20 कितने का आता है? कितने का आता है? अच्छा, वड़ा पाव भी नहीं आता, अब 89 का आता है बर्गर। मैं गरीब, देखो मैं बहुत गरीब आदमी हूं, तो मेरे को क्या पता बर्गर का। ये तो वड़ा पाव भी मैंने मुंबई आके खाया, दिल्ली में तो बस चलो, दिल्ली में छोले भटूरे। यस, ईशान बोल रहा है यस सर। सागर बोल रहा है पहचाना कि नहीं? हाँ, पहचान लिया सर। चलो, एक बारी फटाफट से रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने कल क्या, ओ ये क्या, अच्छा हाँ, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? बेसिक से इंट्रोडक्शन वी डिड अबाउट द सिलेबस, की सिलेबस में कौन से चैप्टर्स हैं, क्या चैप्टर्स है। देयर विल बी अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, और एक पार्ट कौन सा रहेगा? अदर लॉ वाला। मुंह खोलेंगे, कौन सा पार्ट रहेगा? और एक कौन सा रहेगा? वेरी गुड। किस को ये याद है कि कितने एमसीक्यूज थे और कितने डिस्क्रिप्टिव थे? सभी को पता है सर, 30 के एमसीक्यूज, 70 के डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, कंपनी लॉ में कितने पार्ट थे? 2 पार्ट थे। 70 मार्क्स में 12 चैप्टर्स वर देयर, जिसमें से 11 चैप्टर्स वर एंड 1 चैप्टर वॉज, और बाकी अदर लॉज में, उसमें एक जीसीए और एक आईयूएस और एक फेमा। चलो धीरे धीरे हो जाएगा याद, कोई बात नहीं, है ना? अपने को कंटेंट याद करना है, चैप्टर के नाम नहीं याद करने, ठीक है? ठीक है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा स्टार्ट किया था कि अदर लॉज में क्या होता है, तो वी विल स्टडी अबाउट द इंटरप्रिटेशन, की कैसे जो इंटरप्रिटेशन है वो आप करना सीखोगे। बट मैंने आपको बोला था कि इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर अपन एकदम कब करेंगे? लास्ट में। मुंह खोल लेंगे, कब करेंगे? मुंह दिया भगवान ने, यूज करना जानते हैं? बोल के देखो, आवाज आती है? हेलो, बस ऐसे ही बोलना है, ठीक है? तुम ऐसे प्यार मोहब्बत से बोलते रहो, मीठी आवाज में, मेरे को भी सुनाई देते रहेगा, मेरी आवाज आपको आती रहेगी, है ना? तो तुम भी थोड़ा बोलोगे, थोड़ा मैं बोलूंगा। जीसीए में हमने क्या पढ़ा था? तुम लोगों ने फीस डिपॉजिट कर दी है? हाँ। लेट क्यों आ रहा है? नहीं खड़ा रहे भाई, क्या ये क्या? बैठ जा भाई, तेरी फीस आ गई सेम। चलो इधर। तो जीसीए में क्या पढ़ेंगे? जीसीए में वी विल बी स्टडिंग अबाउट लाइक की some definitions will be there, some principles of interpretation will be there. फिर उसके बाद हमने बात की थी फेमा के बारे में। फेमा में मैंने क्या बोला था? You will be studying about the international transactions. Sir, what kind of international transactions? International transactions like कि आपको अगर मान लो बाहर घूमने जाना है, जैसे वो सुनील को जाना था, कहाँ गया सुनील? अच्छा हाँ, सुनील को जाना था, तो सुनील को कहाँ जाना था?
स्विट्जरलैंड जाना था, कहां पे, हनीमून पे, तो अब इसको पैसे तो लेके जाने पड़ेंगे ना, तो वो इंडियन करेंसी लेके जाएगा या फॉरेन करेंसी लेके जाएगा? फॉरेन करेंसी लेके जाएगा, ठीक है। और फॉरेन करेंसी लेने के लिए इसको कहां जाना पड़ेगा? बैंक्स के पास। तो कितना फॉरेन करेंसी ये ले सकता है, कहां अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा? अच्छा, किस किस को याद है कितना लिमिट था? $250,000। ये किस किस को याद है? आर यू श्योर? वेरी गुड। अच्छा, $250,000 तक आप अप्रूवल नहीं चाहिए, $250,000 से आप ऊपर जाओगे तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। बट ये बात कहां लिखी है? फेमा में। सिमिलरली और भी चीजें फेमा के अंदर दी हुई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपको इंडिया के बाहर घर खरीदना है तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, आप खरीद भी सकते हो या नहीं खरीद सकते, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। फिर उसके बाद में आया था कि हमको कॉर्पोरेट लॉ स्टार्ट करना है, एंड वी स्टार्टेड कि हमको लॉ पढ़ना है या एक्ट पढ़ना है। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। लॉ पढ़ना है सर। तो लॉ में एक्ट आता है। लॉ में क्या क्या आता था? सबसे पहले एक्ट कवर होता था। एक्ट का मतलब जो पार्लियामेंट ने बनाया। फिर उसके बाद इसके साथ क्या कवर होते थे? रूल्स। रूल्स का मतलब क्या होता था? जो बनाती थी कौन? सीजी। आज इस सब में और घुसेंगे अपन। रेगुलेशंस कौन बनाता था? सर रेगुलेशंस बनाती थी रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। जैसे कोई एक रेगुलेटरी बॉडी का नाम बताओ। सेबी हो गया, आईआरडीए हो गया, और ट्राई हो गया, आरबीआई हो गया। ऑल दीज आर द रेगुलेटरी बॉडीज। फिर उसके बाद सर्कुलर। सर्कुलर क्यों आते थे? टू क्लैरिफाई समथिंग। अगर आपको कोई चीज को क्लैरिफाई करना है तो क्लैरिफाई करने के लिए आप क्या लेकर आओगे? सर्कुलर। नोटिफिकेशंस क्यों लेकर आते थे? कुछ एग्जेम्प्ट करना है, कुछ इफेक्ट में लाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या लेकर आएंगे? नोटिफिकेशंस। और जजमेंट में क्या होता था? जैसे वो दीक्षा और नेत्रा का झगड़ा हो गया था, फिर वो झगड़ा कहां पे गया? कोर्ट में। फिर कोर्ट में जाने के बाद वो क्या बोलते हैं, रिचा और आयशा के बीच में भी सेम डिस्प्यूट हुआ। फिर वो डिस्प्यूट को ही पुराने वाली जजमेंट को रेफर करके आप नए वाले डिस्प्यूट को क्या करते हो? सॉल्व करते हो। तो बेसिकली आप फाउंडेशन में भी या डायरेक्ट एंट्री से अगर आप पढ़ के आए हो तो भी कहीं ना कहीं लॉ में कुछ कुछ केस लॉज आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो कुछ केस लॉज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और लास्ट वाले में जाते जाते हमने ये बात की थी कि लॉ के अंदर क्या आता है? ऑर्डिनेंस भी आता है। नाउ व्हाट इज द ऑर्डिनेंस? यहां से अपन स्टार्ट करेंगे। अब जरा आराम से सुनना ध्यान से कि सर ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, पार्लियामेंट जो होती है ना, वो पूरा साल काम नहीं करती, ठीक है। सर पार्लियामेंट की भी छुट्टी होती है, आप देख रहे हो, एक हमारी ही छुट्टी नहीं होती। दुख दर्द पीड़ा कोई बात नहीं, सुनो इधर, वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट की क्या होती है? छुट्टी। छुट्टी मतलब पार्लियामेंट ना पूरे साल काम नहीं करती, पार्लियामेंट सेशन में काम करती है। मुंह खोलो। सेशन को हिंदी में बोलते हैं सत्र। क्या बोलते हैं? सत्र। संसद के सत्र चलते हैं, ऐसा समझते हो? कितने सेशन होते हैं पार्लियामेंट के? एनीवन नोज? मुंह नहीं खोलना, हाथ उठाना है। और ऑनलाइन पे जिसको आंसर आता है वो आंसर लिख देगा। जिसका सबसे पहले आंसर आया उसको 50 पैसे का इनाम मेरी तरफ से ऑनलाइन, ठीक है। पैसे सुनो चलो 500 पैसे। हाँ, कितने सेशंस होते हैं? हाउ मेनी सेशंस आर देयर ऑफ द पार्लियामेंट? यस मैम, 3। वेरी गुड, 3। एक मिनट, कौन से? हाउ मेनी सेशंस आर देयर? 3। कौन से 3? वेरी गुड। जैसे राहुल ने बोला 3, विपिन ने बोला 3। एक बंदा, ये इसका नाम है गॉड्स प्लान बेबी, ये वही वाला बच्चा है। तेरा नाम क्या है भाई रियल में? ये बंदा बोलता है 4, ठीक है। उसके बाद जशोदा ने बोला 4। कुछ लोग 4 बोल रहे हैं, कुछ लोग 3 बोल रहे हैं। 3 होते हैं या 4 होते हैं? अबे ये मॉर्निंग इवनिंग की बात नहीं कर रहा, मंथ वाइज सेशन होते हैं। यस, सीजन्स के हिसाब से होते हैं। वेरी गुड मैम। कौन से? मैं बताऊंगा वो कुछ। यस सर, वेरी गुड। हाउ मेनी सेशंस आर देयर? 3 सेशंस आर देयर। वो 3 सेशन कौन से होते हैं? वैसे इधर लिखना मत, ऐसे सुन लो। देयर आर 3 सेशन। पहला इज द बजट सेशन। बजट सेशन में क्या आता है? बजट प्रिपेयर होता है। बजट कब आता है? 1 February को। सो दैट इज द बजट सेशन। फिर उसके बाद एक सेशन आता है, दैट इज द मॉनसून सेशन, ठीक है। और थर्ड इज द विंटर सेशन। तो 3 सेशंस में, 3 फेजेस में पार्लियामेंट काम करता है पूरे साल में। बट बीच बीच में कुछ ऐसा टाइम आता है जब पार्लियामेंट ऑपरेटिव नहीं होता। अब सपोज उस समय अगर कोई लॉ बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ गई तो पार्लियामेंट तो कहां है? छुट्टी पे। तो फिर लॉ कौन बनाएगा? तो आर्टिकल नंबर 123, मुंह खोलो,
किस किस को याद करना है मेरे साथ साथ, तो बोलना पड़ेगा, ठीक है? अगर नहीं बोलोगे तो याद नहीं होएगा। आर्टिकल नंबर 123, आर्टिकल नंबर 123 जो होता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो आप क्या बना सकते हो, लॉ बना सकते हो। एंड व्हेन दैट लॉ इज पास्ड, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस। क्लियर हुई मेरी बात? सर व्हाट इज ऑर्डिनेंस? आज के बाद कोई पूछेगा व्हाट इज ऑर्डिनेंस, तो क्या बोलोगे? ऑर्डिनेंस इज एक्चुअली द लॉ विच इज एनेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट when the parliament was not into the session। प्रेसिडेंट को यह पावर किसने दी? आर्टिकल नंबर 123। आर्टिकल 123 अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का खोल के देखोगे तो वहां की लैंग्वेज ऐसी लिखी है, आर्टिकल नंबर 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया promulgates the president to make the law when the parliament is not into the session। जब पार्लियामेंट नहीं होता तो फिर उस समय लॉ ऑर्डिनेंस के रूप में पास किया जा सकता है। नायक मूवी देखिए, नायक मूवी में अनिल कपूर को एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनाना होता है, तो अमरीश पुरी सब ऐसा मिनिस्टर्स वगैरह की मीटिंग बुलाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा कोई प्रावधान लॉ में है, तो फिर एक वो अंकल होते हैं बहुत एजेड से, वो उठ के बोलते हैं कि हाँ एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको एक दिन के लिए सीएम बनाया जा सकता है। अब मूवी में भी लॉ ढूंढेंगे क्या हम? ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे ऐसे धीरे धीरे और बताऊंगा मूवी में कहां कहां पे लॉज हैं ऐसे, तो कभी तुमने नोटिस नहीं किया होगा, बट एक्चुअली में थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड इन द मूवीज आल्सो। अभी कभी दोबारा वो नायक तो देखिए मूवी। अच्छा नायक मूवी ही नहीं देखी? तुम लोग कौन सी मूवी देख रहे हो भाई? क्या देख रहे हो? अच्छा रोमांटिक मूवीज देखते हो तुम, धुरंधर देखते हो। चलो, तो ऑर्डिनेंस क्या होता है समझ में आ गई बात? ऑर्डिनेंस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लॉ। ऑर्डिनेंस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लॉ। चलो अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। इंडिया में ना एक बात कही जाती है, लिखो, इन इंडिया एवरी लॉ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग ऐसा बोलते हैं, बातें नहीं, हम लोग ऐसा बोलते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉज। जितने भी लॉ हमारी कंट्री में आते हैं दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका कहीं ना कहीं ओरिजिनेशन कहां से है? कॉन्स्टिट्यूशन से। सर कैसे, हाउ? लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक आर्टिकल होता है, जिस आर्टिकल का नंबर है आर्टिकल नंबर 246। आर्टिकल नंबर बोलो 246। उज्जवल बोल रहा है लिखना है, यस सर लिखना है, सबको लिखना है, ऑनलाइन वालों को सबको लिखना है, ठीक है? यस प्लीज, यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल होता है, जल्दी बोलेंगे कौन सा आर्टिकल होता है? 246। रेड विद शेड्यूल नंबर 7 of Constitution of India, there are 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लिस्ट होती हैं? 3। जल्दी बोलेंगे मेरे साथ, कौन सी 3 लिस्ट होती हैं? वेरी गुड सर। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। वाओ, एक क्या होती है? यूनियन लिस्ट, एक क्या होती है? स्टेट लिस्ट, और एक क्या होती है? कॉन्करेंट लिस्ट। आप नॉर्मल बना सकते हो, ठीक है? जैसा आप बुक में बनाओगे, आपकी जितनी अच्छी अच्छी ड्राइंग है उतनी अच्छी ड्राइंग यूज करके आप इसको बना लेना। चलो, कितनी लिस्ट होती है बेटा? 3। जल्दी जल्दी बोलेंगे। पहला यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज द स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड इज द कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं वो मैटर्स एंट्रीज की फॉर्म में लिखे हुए हैं। जल्दी बोलो कैसे लिखे हुए हैं? एंट्रीज की फॉर्म में। इसमें जितनी भी एंट्री आती है ना, इन सारी एंट्रीज पर लॉ बनाने की पावर इज विद द पार्लियामेंट। अगेन आई एम स्पीकिंग, लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती, लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। पर कौन से वाले लॉ पार्लियामेंट बनाता है? जो यूनियन लिस्ट में मैटर्स मेंशन है, द मैटर्स विच आर मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, उन लॉ के ऊपर, उन मैटर्स के ऊपर लॉ बनाने की पावर इज विद द पार्लियामेंट। क्लियर? पार्लियामेंट में कितने हाउसेस होते हैं, कोई मेरे को बताएगा? वेरी गुड, एक लोकसभा एंड वन इज राज्यसभा। वेरी नाइस।
एनीवन कैन टेल कौन सा लोअर हाउस है, कौन सा अपर हाउस है? वेरी गुड, लोकसभा इज द लोअर हाउस, राज्यसभा इज द अपर हाउस। सर याद कैसे रखना है? एल एल, एल मतलब लोकसभा, एल मतलब लोअर हाउस। ठीक है, अगर एल लोकसभा है तो फिर आर वाला क्या है? अपर हाउस है, मतलब राज्यसभा क्या है? अपर हाउस है। ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाती है इसमें से कौन सा लोअर है और कौन सा अपर। तो लोअर हाउस कौन सा है? वेरी गुड। और अपर हाउस? राज्यसभा। वेरी गुड। सुनना जरा, सुदर्शन को ब्लॉक कर दो, जो बाहर मॉडरेटर बैठे हैं सुदर्शन को इधर चैट से ब्लॉक कर दो। सुनो, क्लास में नहीं है ना ये बंदा, इधर फालतू बकवास लिख रहा है। सुनो, अब इसका रिएक्शन पता है कैसा होगा? स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का मतलब क्या होता है? इसमें जो मैटर्स होते हैं उस पे लॉ बनाने की पावर इज विद द स्टेट लेजिस्लेचर। मुंह खोलो, मैं तुमको बार बार बोलूंगा कि यार मुंह खोलो, खुला रखो, ठीक है? अरे मतलब बोलते रहो। हाँ जी, स्टेट वाले मैटर्स पे लॉ बनाने की पावर इज विद द स्टेट लेजिस्लेचर। सर स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन आता है? इसमें आता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हैं इसको? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर ये तो बड़े भारी नाम है, कभी सुना ही नहीं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड विधानसभा। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम क्या है? विधानसभा। वो जगह का नाम विधानसभा नहीं है, एक्चुअली में दिल्ली की विधानसभा कहां पे है? वहां पे। तो इसलिए उस जगह का नाम क्या है? विधानसभा। तो दोज हु विल बी बिलोंगिंग टू दिल्ली उनको पता रहेगा, बाकी मेरे को यहां पे नहीं पता अभी, क्योंकि मैं नया नया आया हूं यहां पे। सो आई डोंट नो यहां पे अभी असेंबली कहां है। मंत्रालय करके एक बोर्ड लगा रहता है, तो उधर कुछ। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में बोलते हैं विधान सभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल को हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद। ठीक है, ये बनाते हैं स्टेट के लॉज। सर एग्जाम्पल दे सकते हो आप? जैसे यूनियन वाले लॉज कौन से हैं? आप लोगों ने एक एग्जाम्पल पढ़ लिया है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की एंट्री होती है एंट्री नंबर 82। क्या होती है? एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 में एक लाइन लिखी हुई है, क्या? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। हाँ मुझे भी आता है, अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, अच्छा अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम क्यों लिखा है? क्योंकि वो वाला स्टेट में चला जाता है। तो एग्रीकल्चरल इनकम इज गिवन इन द स्टेट लिस्ट। इसकी एंट्री आ रहा है? चलो शुक्र है। सो एंट्री नंबर 82 अगर आप देखोगे तो इनकम टैक्स दिया हुआ है इन द यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट में अगर आप जाओगे तो स्टेट लिस्ट में यू विल बी सीइंग, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल लिखा हुआ है। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन लॉ बनाता है? कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बनाने की पावर इज विद बोथ, दोनों के पास होती है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल जो एजुकेशन रिलेटेड लॉज होते हैं वो सेंट्रल पे भी बनते हैं और स्टेट पे भी बनते हैं। मैट्रिमोनियल कोई लॉज हैं, मैट्रिमोनियल समझते हो? यही तो समझते हैं, उद्देश्य यही है। मैट्रिमोनियल जो लॉज हैं उस पे भी लॉ बनाने की पावर इज विद बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे पुलिस के मैटर होते हैं, पुलिस के मैटर भी सेंट्रल और स्टेट दोनों होते हैं। जैसे आपने क्राइम पेट्रोल देखा है, तो क्राइम पेट्रोल में कभी ऐसा वाला केस आता है ना, जब मान लो कोई एक स्टेट की पुलिस दूसरी स्टेट में जानी होती है, तो फिर वो पहले कॉल करके बोलते हैं कि आप उधर एक टीम रेडी करो, हमारी टीम आ रही है। वो करना पड़ेगा, क्यों? तुम ऐसा नहीं कि तुमने इधर से गाड़ी स्टार्ट करी और पहुंच गए उस जगह पे। यू हैव टू टेक द परमिशन। जुरिस्डिक्शनल एरिया होता है आपका, कि दिल्ली वाले तो छोड़ो, चलो जो महाराष्ट्र पुलिस है वो सिर्फ कहां पर अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकती है? महाराष्ट्र में। बिहार पुलिस सिर्फ, यूपी पुलिस सिर्फ, दिल्ली पुलिस मैंने इसलिए मना किया बिकॉज दिल्ली पुलिस इज एक्चुअली सेंट्रल, तो वो सेंटर के अंडर आती है, वो स्टेट के अंडर नहीं आती है। ठीक है, बट बाकी सारी स्टेट पुलिस आर स्टेट पुलिस, तो उस पर भी दोनों लॉज रहते हैं। लाइक डाइवोर्स के लॉज हो गए, मैट्रिमोनियल के लॉज हो गए, एजुकेशन रिलेटेड लॉज हो गए, पॉलिसीज हो गई, ये सब दोनों बनाते हैं, सेंट्रल भी और स्टेट भी। सर अगर मान लो कि दोनों ने बनाया बट दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो सेंट्रल वाला विल प्रिवेल, मतलब पार्लियामेंट वाला विल प्रिवेल। इज इट क्लियर? सर ये सब आपने क्यों बताया? ये सब मैंने इसलिए बताया बिकॉज कंपनी लॉ जो है, मुझे एक बात बताओ, मुंबई में कोई कंपनी बनेगी उसका कंपनी लॉ अलग होगा, दिल्ली की कंपनी का कंपनी लॉ अलग होगा, चेन्नई में कंपनी बनेगी उसका कंपनी लॉ अलग होगा, ऐसा होगा या एक होगा?
भाई पूरे इंडिया में कहीं पर भी अगर कंपनी बनेगी तो वो सारी कंपनी के लिए जो रेगुलेट करने वाला कंपनीज एक्ट है, इट इज सेम फॉर ऑल। तो वो सेंट्रल है या स्टेट है? सेंट्रल है। तो अगर वो सेंट्रल है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैटर यूनियन लिस्ट में होगा या स्टेट लिस्ट में होगा? दिमाग खोल लो, कहां पे होगा? तो सर यूनियन लिस्ट की कौन सी एंट्री है जो कंपनीज एक्ट को गवर्न करती है? दैट इज एंट्री नंबर 43। एंट्री नंबर 43 विच डील्स विद द मैटर ऑफ द कंपनीज, कि अगर आपको कंपनी बनानी है, कंपनी को वाइंड अप करना है, तो उसके लिए आप लॉ बना सकते हो। और इसी एंट्री की पावर को यूज करते हुए इंडिया में क्या बना? कंपनीज एक्ट 2013। इज द पॉइंट क्लियर टू यू और नॉट? जल्दी जल्दी बोलेंगे फटाफट। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बेसिक अंडरस्टैंड, मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं आज भी मेरा टॉपिक बेसिक से निकलते निकलते चैप्टर में आ जाएगा, बट ये बेसिक्स बताने इसलिए बहुत जरूरी है बिकॉज दीज वर्ड्स विल बी कमिंग अगेन एंड अगेन इन योर चैप्टर्स। अब मैं अगर आपको यही नहीं बताऊंगा आरओसी क्या होता है, आरडी क्या होता है, और सीधा अगर चैप्टर 2 पे मैं आ गया तो उधर वहां पे ये बार बार बोलेगा आरडी से अप्रूवल लो, आरओसी को फॉर्म फाइल करो, तो अब्बा डब्बा जब्बा है। तुम्हें यही नहीं पता आरओसी कौन है? तुम्हें पता है आरओसी कौन है? कोई बात नहीं, होता है। सर एक बात बताओ, चलो हमको समझ में आ गया कि एंट्री नंबर 43 से कंपनीज एक्ट जनरेट हुआ, बट सर ये कोई भी एक्ट अगर बनता है इंडिया के अंदर तो एक्ट बनता कैसे है? मतलब व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एक्ट? अगर मैं बिल्कुल बेसिक प्रोसेस लिखूं, हाँ ये लिखना है ना, बिल्कुल लिखना है भाई। ये क्या नाम है बंदे का? सिद्रा शेख, यस लिखना है। सुनो सर ये तो समझ में आ गया, एंट्री वाली चीज क्लियर है, बट एक बार बताओ जो लॉ बनता है वो बनता कैसे? कोई भी लॉ अगर बनता है तो अगर बिल्कुल बेसिक बात करूं ना, सो हाउ द लॉ इज बीइंग मेड, सबसे पहले एक बिल बनता है। क्या बनता है? बिल। बिल पहले एक बिल ड्राफ्ट होता है, फिर वो बिल पे पार्लियामेंट के हाउसेस से अप्रूवल लिया जाता है। When it is approved by लोकसभा, it is approved by राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट उस पे असेंट देते हैं। ये थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन में सुन के आए थे, ओ तभी तो मैं कहूं कि ये इतना ऐसा कॉन्फिडेंस में कैसे आ गए हो तुम सब, क्योंकि जैसी कोई आती हुई चीज हमें आती है ना तो जो मुस्कान आती है चेहरे पे, ओहो, बाकी जगह तो हम ऐसे छुप रहे होते हैं कि ये पूछ लेंगे हमसे कुछ। ठीक है, तो एक क्या होता है? बिल। बिल कहां प्रेजेंट होता है? पार्लियामेंट के, आवाज नहीं आ रही, पार्लियामेंट के, लोकसभा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट की, एंड देन इट इज लास्ट में पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। जब वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाता है तो फिर उसके बाद वो पूरा एक्ट में कन्वर्ट हो गया। जैसे प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है ना, वो तभी क्या हो जाता है? एक्ट में कन्वर्ट। लेटर बस उसको पब्लिश कर दिया जाता है इन द ऑफिशियल गैजेट। इज द पॉइंट क्लियर टू योर नॉट? बट सर व्हाट वाज द मेकिंग ऑफ कंपनीज एक्ट? आपको थोड़ा सा पता है कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कौन सा कंपनीज एक्ट था? कौन सा था? 1956। वेरी गुड। 1956 से पहले अच्छा चलो 1913 से पहले, अच्छा है ही नहीं। वेरी गुड यार, वाओ, आई लव यू। ऐसे ही बच्चे चाहिए मुझे। कह रहा उससे पहले था ही नहीं, जो चीज मैंने करी नहीं वो थी ही नहीं, है ना? सुनो इधर, 1956। वेरी गुड। ये देखो कितने सारे बच्चे बोल रहे हैं। आर्यन ने बोला ना 1913, 1901। वेरी गुड, सब अपने पुराने जन्म का ईयर बता रहे हैं। योगेश दुहान ने बोला 1901। चलो ठीक है। सुनो कौन सा एक्ट था पहले के मैं बताऊंगा, बट अभी कंपनीज एक्ट 2013 की अगर मैं बात करूं, सो हाउ दैट एक्ट केम इनटू फोर्स। आपको पता है 1991 में कुछ हुआ था। सर क्या हुआ था 1991 में? वेरी गुड, क्या हुआ था? स्कैम हुआ था। हर्षद मेहता स्कैम 1991 में कुछ हुआ था। अच्छा कुछ हुआ था, अच्छा, वेरी गुड। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो चेंज हुई थी। पीयूष राज पुरोहित बोल रहा है 1670। हाँ वो युधिष्ठिर ने लिखा था।
सुनो, 1670, 1850 वॉज द फर्स्ट भाई, उससे पीछे कहा जा रहे हो क्या यार? हाँ वो मैं सही बता रहा हूं, युधिष्ठिर वॉज द लॉ मेकर, और कृपाचार्य से पूछ के लिखते थे वो कि बताओ क्या लिखे। ठीक है, सबसे पहली कंपनी डिसॉल्व भी शकुनी की हुई थी, सुनो। तो मेरे को एक बात बताओ सर, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे जिसको हम बोलते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिबरलाइजेशन। देखा, मैंने बोला ना, जो चीज हमें आती होती है उसमें तुम्हारा रिएक्शन पता है क्या? तू नीचे आ, हम पढ़ाएंगे, तुम्हारा ऐसा हो जाता है। व्हाट वाज लिबरलाइजेशन? अननेसेसरी जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको हटाना। प्राइवेटाइजेशन में ये था कि जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उसको ग्रो करवाना था, बिकॉज पब्लिक सेक्टर में देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो हम लोग को प्राइवेटाइज करना था। क्या करना था? प्राइवेटाइज करना था। एंड जी वॉज द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था? आपको अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, दैट वॉज ग्लोबलाइजेशन। अब ये सब होने की वजह से ना 1991 से पहले का जो पीरियड था दैट वाज वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी। ठीक है, उस समय की इकोनॉमी वाज वेरी मच कंट्रोल्ड, वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड। बट उसके बाद की इकोनॉमी वाज वेरी लिबरल काइंड ऑफ इकोनॉमी। प्लस कई सारे स्कैम्स हो गए थे। अब जब स्कैम्स हो गए, गवर्नेंस इश्यूज आने लगे, ठीक है, पूरी की पूरी इकोनॉमी का सिनेरियो बदल चुका है। सो देयर वाज अ थॉट केम इनटू द माइंड ऑफ लॉ मेकर्स कि भैया अब लॉ बदलना पड़ेगा। और लॉ को एक बदला जाता है, अगर आपने सुना हो, अमेंडमेंट आती है। सबसे दर्दनाक चीज तो वही होती है, क्योंकि अटेम्प्ट निकालना इसलिए जरूरी है, अगले अटेम्प्ट तक अमेंडमेंट सब्जेक्ट जितनी हो जाती है ना। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस। लॉ में क्या आ गए? चेंजेस आ गए। बट ये इतना आउटडेट हो चुका था कि अगर हम पुराने एक्ट में अमेंडमेंट करेंगे ना, इट वॉज नॉट लाइक कि अब इसको अमेंडमेंट करके चलाया जा सके। तो गवर्नमेंट रियलाइज कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको एक्चुअल में पूरा लॉ नया लेके आना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स में हुआ, इनकम टैक्स वॉज 1961, हेल लॉट ऑफ चेंजेस वर देयर इन सिंस 1961 इन दैट एक्ट। कितने चेंजेस हुए, ठीक है। उसमें गिनती के 298 सेक्शन थे, मतलब काउंटिंग वाइज इट वाज 298, बट एक्चुअली सेक्शंस वर, ये कैसे पता? अच्छा, ओ यस और नो, यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? तो तुमको ये भी पता है, वेरी गुड यार। तो हुआ क्या, अगर किसी ने ये काट के बीबी सर को भेजा सॉरी, सुनो, तो मैंने बोला कि ना इनकम टैक्स में बहुत सारे सेक्शन थे, बट उसी सबको फिर रीफ्रेम करके अब क्या करा, अच्छे से ऑर्गेनाइज करा, एक नया एक्ट लेकर आया। यही चीज इनकम टैक्स में भी, कंपनीज एक्ट में भी हुई थी कि भैया लॉ बदल दो, अब बहुत चीजें हो गई हैं। सो दैट इज वाई 2004 में ना एक कॉन्सेप्ट पेपर लॉन्च हुआ। क्या बोल रहा हूं मैं सर? ये कॉन्सेप्ट पेपर क्या होता है? कॉन्सेप्ट पेपर का मतलब था, सरकार ने क्या करा, एक ड्राफ्ट डाला पब्लिकली और इनवाइट करे सजेशंस कि व्हाट चेंजेस यू गाइज वांट टू सी इन द न्यू एक्ट। लाइक आईसीएआई से चेंजेस पूछे गए, आईसीएसआई से चेंजेस पूछे गए, आईसीएमएआई से चेंजेस पूछे गए, ऐसे बड़े सारे चेंजेस हुए। ठीक है, अब वो जब ड्राफ्ट बना तो मैं तुमको पूरी स्टोरी समझाऊं? समझानी तो आपने वैसे भी दी, बना के आए हो तो। अरे कंसेंट लेना जरूरी होता है, समझ गए ना? बिना कंसेंट के किए गए काम गलत होते हैं। सुनो, सबसे पहले हमने क्या करा, एक कॉन्सेप्ट पेपर रिलीज करा। कब रिलीज करा? 2004। मैं बता रहा हूं, नहीं समझ में आएगा कुछ, फिर एक काम करो, रट्टा मारो, पढ़ लो। कंपनीज एक्ट से शुरू हो जाओ, अगर तुमको ये सब बैकग्राउंड नहीं जानना तो। रेगुलर बैच है या फास्ट ट्रैक है? तो ढंग से पढ़ो ना। बाहर जाके कल को कोई पूछेगा कहां से पढ़ के आए हो, करण सर से, फिर कोई कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तुम खड़े हो जाके उसमें तो मेरी झंड है नहीं ना। मस्त एकदम अच्छे से पढ़ो। सबसे पहले क्या रिलीज हुआ? कॉन्सेप्ट पेपर। कब हुआ? 2004 में। दे इनवाइटेड द सजेशंस। उसके बाद एक कमेटी सेटअप हुई जिसका नाम क्या था? जे ईरानी कमेटी। इट वॉज सेटअप, और उसने अपनी रिपोर्ट बनाकर दी इन द 2005, 31 मई 2005 को। जब इनकी रिपोर्ट सबमिट हुई तो कंपनीज बिल बना। कंपनीज एक्ट नहीं बनता पहले, क्या बनता है? बिल। बोलो यस और नो।
सर ये नोट्स लिखने का टाइम दीजिए कॉन्सेप्ट पे। अरे मेरी बात सुनो ना, ये नोट्स तुम्हारी एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएंगे तो बाद में भी कॉपी कर सकते हो। अब चार्ट जो है अभी लिख लेना, मैं तुमको टाइम दे दूंगा। चलो ठीक है, पहले समझ लो। अब तुम लोग क्या कर रहे हो, लिख भी रहे हो साथ में और फिर समझ भी रहे हो। अभी लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, ठीक है, पूरा स्क्रीन पे लगा दूंगा, लिख लेना, तुम लोग भी लिख लेना आराम से, ठीक है। वैसे ये नोट्स एप्लीकेशन में अपलोड होंगे तो आपको वहां पे भी दिखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन का एक्सेस है ना, कोई नहीं, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे एडिड हो, यूट्यूब पे जाओ, ठीक है। अभी मैं यहां पर चल अभी देखता हूं लास्ट में, या तो डाल दूंगा ऐसा, टेलीग्राम में सर्च करना ऐसा क्रैक सीए विद करण कुमार तो आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो यूट्यूब की कोई भी वीडियो खोल लेना मेरी, उसमें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। मैं अभी 2 क्लास के नोट्स चैनल पे डाल दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। तो सबको मिल जाएंगे, तुमको ऑनलाइन वालों को भी मिल जाएंगे और आपको भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अभी मैं तुमको बीच में ब्रेक दूंगा ना इनको, तो इधर लिंक डाल दूंगा। चलो सुनो, कंपनीज बिल रिलीज हुआ 2008 में, बट ये बिल जो था ना ये पास नहीं हो पाया ये डिसॉल्व हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द जनरल इलेक्शंस, जो लोकसभा थी वो डिसॉल्व हो गई थी, तो बिल लैप्स हो गया। जब ये बिल लैप्स हुआ अगेन 2009 में फिर दोबारा बिल इंट्रोड्यूस हुआ, कंपनीज बिल 2009, वो भी पास नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये गया स्टैंडिंग कमेटी के पास। नाउ व्हाट इज स्टैंडिंग कमेटी? स्टैंडिंग कमेटी ना एक कमेटी होती है पार्लियामेंट की कमेटी। सर अभी आपने पहले एक और जे ईरानी कमेटी भी का भी नाम लिया था। मेरी बात सुनना, इधर देखो सामने सब लोग, जब भी कोई लॉ बनाना होता है तो वो लॉ को कौन सी मिनिस्ट्री गवर्न करती है, वो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री एक कमेटी सेटअप करती है। तो जे ईरानी कमेटी वाज दैट कमेटी विच वाज सेटअप बाय द मिनिस्ट्री कि आप ड्राफ्ट रेडी कीजिए, आप रिकमेंडेशंस दीजिए क्या क्या चीजें करनी है। उसके बाद फिर वो क्या होता है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में जाता है फॉर अप्रूवल। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? ये एक पार्लियामेंट की कमेटी है। सर स्टैंडिंग कमेटी मतलब इसके सब लोग खड़े रहते हैं क्या? नहीं, नाम क्या है? स्टैंडिंग कमेटी नाम क्या है? स्टैंडिंग कमेटी। मैं जो चीज को नहीं एक्नॉलेज करना चाहता उसी पे हंसते हैं, मेरे को ही पाप चढ़वाते हैं। सुनो, इन्होंने किया है सब, ठीक है, मैंने नहीं किया। तो पार्लियामेंट की जल्दी बोलो क्या होती है? स्टैंडिंग कमेटी। उस स्टैंडिंग कमेटी से क्या लिया जाता है? अप्रूवल लिया जाता है। क्या लिया जाता है? जब उससे अप्रूवल आता है उसके बाद मैटर कहां पे प्लेस होता है? लोकसभा, फिर उसके बाद राज्यसभा एंड सो ऑन। तो हुआ क्या, ये मैटर गया स्टैंडिंग कमेटी के पास कब? 2010 में। 2010 में जब इनके पास गया तो इन्होंने क्या बनाकर दी? रिपोर्ट बनाकर दी। फिर जब इन्होंने रिपोर्ट बनाकर दी तो फाइनली पूरा जो कंपनीज बिल, पूरा इन्होंने भी जो मॉडिफिकेशंस बताए बिल के अंदर वो सब इनकॉर्पोरेट करके नया वाला एकदम बिल्कुल फ्रेश कंपनीज बिल 2011 वाला जो बिल था वो प्रेजेंट हुआ था कहां पे? पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा में। एक्चुअली दिस वाज द बिल जो आज आप पढ़ते हो विच गॉट कन्वर्टेड इनटू एक्ट। कुछ समझ में आई बात? फिर कंपनीज बिल 2011 जो था स्टैंडिंग कमेटी से फिर अप्रूव हुआ। भाई इन्होंने पहले इन्होंने क्या दिया था? रिकमेंडेशंस दी और सब मॉडिफिकेशन करके नया बिल बना के लाओ। फिर गया अप्रूवल आ गया। अब जब इनसे अप्रूवल आ गया देन इट गॉट अप्रूव्ड फ्रॉम लोकसभा। जब लोकसभा से अप्रूव, अच्छा लोकसभा से कब अप्रूव हुआ? 18th ऑफ दिसंबर 2012, 2012 में। फिर उसके बाद ये प्रेजेंट हुआ राज्यसभा में और राज्यसभा से अप्रूव हुआ ऑन 8th ऑफ अगस्त 2013। जब लोकसभा राज्यसभा दोनों से अप्रूव हो गया, बस अब लास्ट स्टेप क्या रह गया? प्रेसिडेंट असेंट। और प्रेसिडेंट साहब ने असेंट दी थी ऑन 29th ऑफ अगस्त 2013। और जब ये हुआ इसके बाद आपका क्या हो गया? ये 30th ऑफ अगस्त को 2013 में पब्लिश हो गया इन द ऑफिशियल गेजेट एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू एक्ट। कंपनीज बिल 2011 गॉट कन्वर्टेड इनटू कंपनीज एक्ट 2013। किस किस को बात समझ में नहीं आई है? किस किस को आ नहीं गई है? किस किस को आ गई है? पक्की बात? ये कम हाथ क्यों उठे हैं? किस किस ने? सीधे हाथ उठाओ एकदम, ऐसे नहीं, ऐसे। वेरी गुड, क्लियर हो गई यहां तक कहानी? चलो एक बार मेरे साथ, आपको ये नोट करना है। फोटो ले लो, फोटो ले लो। ऑनलाइन वाले ना सच्ची में फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे लेके रखे ना बाबू के, फटाफट से स्क्रीनशॉट खींच लो। तुम लोग भी फोटो ले लो इसकी, लो।
जल्दी जल्दी फोटो ले लेंगे। अरे इधर इधर लेनी है। भाई बैठ के क्या मजा आता है। चलो ले ली। हेलो, फोटो डन, फोटो डन हो गई। चलो लास्ट वाला क्या फिर से, जायसवाल साहब क्या, कुछ नहीं था, सिर्फ कंपनीज बिल 2011 जो था मेनली वो प्रेजेंट हुआ, और वो जब प्रेजेंट हुआ इट गॉट अप्रूवल फ्रॉम द स्टैंडिंग कमेटी, देन गॉट अप्रूव फ्रॉम लोकसभा, देन गॉट अप्रूव फ्रॉम राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट की असेंट मिली, उसके बाद ऑफिशियल गैजेट में क्या हो गया, पब्लिश हो गया, एंड एक्ट बिल गॉट कन्वर्टेड इनटू एक्ट। ये लास्ट वाला पॉइंट क्या सर, ये तो आपने बताया ही नहीं है। इसके साथ अगर आपको लिखना है तो लिख लेना, वी विल डू इट विद सेक्शन नंबर 1। ये मैं आपको सेक्शन 1 के साथ बताऊंगा एक्चुअल में क्या है, चलो बता देता हूं। हुआ क्या था, कंपनीज एक्ट में टोटल हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, 470 सेक्शंस। हमें कितने पढ़ने हैं, अभी आऊंगा उस पर, कम पढ़ने, बहुत कम। टोटल सेक्शंस आर 470, बट पूरे के पूरे 470 सेक्शंस जो थे वो एक ही बार में इफेक्टिव नहीं हुए थे, फेज्ड मैनर में इफेक्टिव हुए थे। वो लिखा हुआ है कि जो एनफोर्समेंट हुआ था वो फेजेस में हुआ था। कैसे, अगर मैं इसके फेजेस की भी बात करूं तो मैं आपको बता रहा हूं ना, चैप्टर 1 में बताऊंगा, सेक्शन 1 के साथ बताऊंगा। जब मैं तुमको सेक्शन 1 पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको फेजेस बताऊंगा। फिर भी आप थोड़ा सा जानना है कि अभी थोड़ा सा बता दो, इनको आता नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सेक्शन 1 फोर्स में आया था, फिर उसके बाद सेकेंड फेज में 98 सेक्शंस ऑफ द कंपनीज एक्ट गॉट इफेक्टिव, देन उसके बाद बाकी बचे हुए सेक्शंस जो थे वो इफेक्टिव हुए थे। यानी एक ही बार में पूरा एक्ट इफेक्टिव नहीं हुआ था, अलग अलग डेट्स पे अलग अलग सेक्शंस इफेक्टिव हुए थे। जब आप कोई भी एक्ट ओपन करके देखते हो तो ऊपर एक डेट नहीं लिखी होती, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, इसमें एक डेट नहीं है, इसमें मल्टीपल डेट्स हैं, बिकॉज ये फेज्ड मैनर में इफेक्टिव हुआ था। समझ में आई बात? तो ये फेजेस वाला जो सीन है ये अपन बाद में पढ़ेंगे। चलो आपने फोटो ले ली इसकी, ये वाली भी फोटो ले लो। अच्छा लिख लिया था आपने, ये ऑनलाइन वालों को फोटो लेनी है, कोई बात नहीं, ले लो ले लो, आप फोटो ले लो। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? स्टैंडिंग कमेटी इज अ कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे बिल्स पास होते हैं तो पहले स्टैंडिंग पार्लियामेंट की एक कमेटी होती है, उससे अप्रूव कराना पड़ता है, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी। हो गया? जस्ट एक्सप्लेन रिद्धि। चले आगे। चलो सर, इसके ऊपर आप एक हेडिंग डाल दोगे, ऐसा लिखना है यहां पे, जर्नी ऑफ एनफोर्सिंग कंपनीज एक्ट 2013। हाँ यस, आर्यन बोल रही है इंस्टॉलमेंट में आया था, इंस्टॉलमेंट में आया था, यस। ओके विपिन सर, बिल्कुल। चलो तुम लोग बहुत स्लो लिखते हो, पता है तुमको, लिखो अथॉरिटीज, ये मेरे साथ साथ लिख लेना आप। ये जिसने अभी फोटो खींची है ना, ये वाली जितनी जगह आपको लगेगी लिखने के लिए उतना आप स्पेस छोड़ के रखना, यहां पर भी जिसने छोड़ के रखना है स्पेस आपको, ठीक है? बाद में नोट कर लेना आप। चलो इधर ध्यान देंगे सामने, बस बातें नहीं। लिखो अथॉरिटीज, नहीं बेटा नो, अथॉरिटीज कवर्ड इन कंपनीज एक्ट। व्हाट इज द अथॉरिटेटिव हायरार्की? मतलब सबसे ऊपर कौन अथॉरिटी आती है कंपनीज एक्ट में, फिर उसके नीचे कौन आता है, फिर उसके नीचे कौन आता है, एंड सो ऑन। ध्यान से सुनेंगे जरा, अब जो बता रहा हूं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर होल ऑफ योर सिलेबस ऑफ द कंपनी लॉ, बिकॉज ये नाम बार 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 इनफाइनाइट टाइम्स आपके सिलेबस में आएंगे। तो ध्यान से समझना जरा कि सब क्या है कैसे है। सबसे पहले ऊपर आती है मिनिस्ट्री, सबसे पहले ऊपर क्या आती है? मिनिस्ट्री। जैसे फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स को कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है? वेरी गुड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिफेंस रिलेटेड को? वेरी गुड। रेल रिलेटेड मैटर्स को? रेलवे मिनिस्ट्री। सो ऐसी हर चीज के लिए क्या है? मिनिस्ट्री है। इधर के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ
कॉरपोरेट अफेयर्स, मेरे साथ बोलो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जिसको प्यार से बोलते हैं MCA. यस, इन फ्यूचर यू विल ऑल्सो बी सेइंग दैट MCA, बट ये क्या है? MCA. बेकार जोक था मुझे पता है, बट ध्यान रखना, ध्यान रखना. पेपर जब आएंगे ना, तो अभी आकाश सर आएंगे वैसे बताएंगे. एक कॉन्सेप्ट होता है 59, 59, 39. हो गया ना? वेरी गुड. ठीक है, तो इसलिए हंस लो. ठीक है, अगर तुम में से कोई नहीं हंसा ऐसे डेड जोक पे, तो फिर देख लेना तुम. एक होती है मिनिस्ट्री, जिसका नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, सर इसकी मिनिस्टर कौन है? आर वन एंड ओनली फेवरेट, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी. ठीक है, ताई इज द मिनिस्टर. इनकी फोटो आप जैसे मर्जी बनाना चाहो बना सकते हो. ठीक है, तो ये क्या है? अरे अच्छी बनानी है भाई. सुनो, दिस इज द मिनिस्टर. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज द CG. यानी कि हेलो, कंपनीज एक्ट में जहां पर भी CG आएगा, तो तुम्हारे दिमाग में वो फोटो नहीं आनी चाहिए मित्रों. वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दैट इज द नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट. हम बात कर रहे हैं फॉर रिलेटेड लॉ रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. हमारे लिए CG कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तो जहां जहां पर भी लॉ में CG आएगा, मेरे दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? MCA. क्या क्लिक होना चाहिए? नहीं, मजा नहीं आ रहा. क्या क्लिक होना चाहिए? वेरी गुड. ऑनलाइन वाले भी घर पे बैठ के बोलेंगे. ठीक है, घर पे बोला करो MCA. अरे MC स्टैंड नहीं हुए, MCA. छी. तो ये CG की वेबसाइट क्या है? इसकी वेबसाइट है www.mca.gov.in. वेरी गुड. सर एक बात बताओ, ये MCA कब बना? 2004 से पहले MCA भी नहीं था. 2004 में जब ये कॉन्सेप्ट पेपर आया था ना, तभी ये सब रंगारंग कार्यक्रम शुरू हुआ था. ठीक है, 2004 से पहले क्या था? फिर 2004 से पहले इट वॉज नॉट MCA. देयर वॉज अनदर मिनिस्ट्री, और उस मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट होता था. मिनिस्ट्रीज के अंदर भी डिपार्टमेंट्स होते हैं. जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो उसकी बहुत सारे काम है. तो पैसे कौन छापता है? 1 रुपए का नोट, नहीं, 1 रुपए का नोट और सिक्के, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापती है. बट उसमें भी डिपार्टमेंट है. सुबह ताई जाके मशीन चालू नहीं करती, चलो लो, ऐसा नहीं होता. ठीक है, देयर इज अ डिपार्टमेंट. तो इस मिनिस्ट्री के से पहले ऑलरेडी देयर वॉज अ डिपार्टमेंट. उस डिपार्टमेंट को बोलते थे डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स. क्या बोलते थे? सो बिफोर 2004 देयर वॉज नो MCA, देयर वॉज DCA. DCA वॉज व्हाट? मुंह खोलो. वो एबॉलिश हुआ, और गवर्नमेंट रियलाइज्ड कि हमको कंपनीज के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री चाहिए. और फिर क्या बना? MCA. अपना जो ICAI है, ICSI है, ये सबको भी कौन देखता है? MCA. हमारे ऊपर भी माई बाप मिनिस्ट्री कौन है? यही. यानी अपना मिनिस्टर भी कौन है? सो बी रिस्पेक्टफुल. ठीक है, सुनो. हाँ, और क्या? MCA. इसके नीचे CG के नीचे कौन आता है? सर CG के नीचे आते हैं, लिखो, रीजनल डायरेक्टर्स, जिसको आप लोग बोलते हो RD. DCA क्या बोला? यशोदीप बोल रहा है DCA का मतलब होता था डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स. MCA से पहले देयर वाज नॉट अ मिनिस्ट्री, देयर वाज ओनली अ डिपार्टमेंट इन अनदर मिनिस्ट्री. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस करके रहती थी, उसमें एक डिपार्टमेंट होता था कंपनी अफेयर्स का. फिर ये 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आई बिकॉज ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह. रीजनल डायरेक्टर्स आते हैं किसके नीचे? MCA के नीचे. सर हाउ मेनी रीजनल डायरेक्टर्स आर देयर? लिखो 7. पूरे इंडिया में कितने रीजनल डायरेक्टर्स हैं? 7. जल्दी लिखो फटाफट. सबने लिखा? लिख के मेरे को बोलेंगे यस सर. हेलो, जल्दी जल्दी बोलो, क्या आपने लिखा? क्या लिखा? RD कितने हैं? वेरी गुड, काट दो 10. सर ऐसा काट के क्यों लिखवा रहे हो? याद रहेगा. पहले RD कितने होते थे? 7.
बट अभी इसी साल फरवरी में अनाउंसमेंट एग्जाम वो क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन आई थी और इन्होंने अनाउंस करा कि हम 3 आरडी बढ़ा रहे हैं बिकॉज आरडीज के ऊपर काम का लोड बढ़ रहा था। पूरे इंडिया को 7 रीजियंस में बांटा हुआ था और हर रीजन का एक रीजनल डायरेक्टर बनाया हुआ था। बट नाउ देयर आर नॉट 7 आरडीज, देयर आर 10 आरडीज, 10 आरडी हैं। सर आरडी का काम क्या होता है अभी बताऊंगा। आरडी के नीचे आते हैं, लिखो ROC, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। वेरी गुड, ROC। हाउ मेनी ROCs आर देयर इन इंडिया? लिखें 25 ROC। कितने ROC? 25 ROCs। लिखा? जल्दी लिख के बोलेंगे यस सर। वेरी गुड, काटो। 30 ROC। अबे यार, पहले ROC कितने हुआ करते थे? 25, बट नाउ द ROCs आर 30। हाउ मेनी ROCs आर देयर? 30। जैसे पहले ना इट वॉज ओनली द महाराष्ट्र स्टेट एंड चेन्नई स्टेट, मतलब एक चेन्नई और एक कोयंबटूर, एक ही स्टेट के अंदर तमिलनाडु बेसिकली 2 ROC हुआ करते थे और महाराष्ट्र के अंदर 2 ROC होते थे, ROC मुंबई और ROC पुणे। देयर वर ओनली 2 स्टेट्स, वन वॉज महाराष्ट्र एंड वन वॉज तमिलनाडु, जिसके अंदर 2-2 ROC बैठते थे, बाकी सबका एक एक रहता था। बट अभी इन्होंने काम बहुत स्प्लिट कर दिया बिकॉज महाराष्ट्र में काम बहुत ज्यादा है, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन बहुत ज्यादा है। तो अभी आप देखोगे मुंबई में भी 2 हो गए हैं, एक मुंबई एक नवी मुंबई है, तो 2 अलग अलग ROC हैं। इनफैक्ट दिल्ली में 2 कर दिए। पहले दिल्ली का एक ही ROC होता था, दिल्ली में एक नेहरू प्लेस करके जगह है, वहां पर एक ROC बैठता था, ठीक है। अभी वहां पर ही कितने ROC हो गए? 2। ऑफिस अलग है, एक नेहरू प्लेस में, खान मार्केट में अलग अलग जगह पर है, बट देयर आर 2 ROCs नाउ। सो ऐसे इन्होंने कई जगह पर ROCs बढ़ाए, स्प्लिट करे, और वो ROCs 25 से कितने हो गए? 30। तो प्रेजेंटली अगर आप कोई पूछोगे, आपसे कोई पूछेगा कि भाई कितने ROCs हैं, हाउ मेनी, यू विल से 30। हाउ मेनी RDs आर देयर? 7। सर अब फटाफट से ये बता दो कि क्या 10? अच्छा सॉरी, सुनो इधर सुनेंगे रिफंड, शर्म नहीं आती गरीब से पैसे वापस मांगते हुए? इधर सुनो, मैं गरीब, तुमको मेरे चेहरे पे एकदम ऐसा गरीब और ऐसा एकदम मायूस लाचार इंसान नहीं दिख रहा? और अब क्या जूत? अरे हट, सुनो इधर, मेरी बात सुनना। सर ये आरडी क्या करता है और ये ROC क्या करता है? जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये एक कोई स्टूडेंट है, उसका नाम है, मैम आपका नाम क्या है? हाँ राइटिंग प्रैक्टिस, राधिका। वेरी गुड, ये राधिका है, ठीक है। राधिका और राधिका का एक दोस्त है, या दोस्त छोड़ो, चलो इसकी भी क्या करा देते हैं, ठीक है। राधिका और राधिका की शादी हो गई, ये राधिका का हस्बैंड है, ठीक है। कौन है? हस्बैंड, ही इज द हस्बैंड ऑफ राधिका। सुनो, एक बंदा बोल रहा है कि मेरी इनकम 1 साल की 1 करोड़ रुपए है। वेरी गुड, कल्पनाओं में जीना अच्छा है, इतना भी नहीं। सुनो, राधिका और राधिका का हस्बैंड, इन दोनों को मिलकर, हस्बैंड मतलब हस्बैंड, ठीक है, इन दोनों को मिलकर एक कंपनी बनानी है। ये कंपनी बनाने ताई के घर पहुंच जाएंगे, वी वॉन्ट टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, यू विल गो टू CG, नहीं ना? तो आप लोग इनकॉर्पोरेशन के लिए एप्लीकेशन किसको डालोगे? ROC को। यू विल अप्लाई टू ROC, एप्लीकेशन जाएगी फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो ROC का सबसे पहला प्राथमिक काम क्या है? इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी। वो RD नहीं करता, वो CG भी नहीं करता। स्कूल में तुम्हारी छोटी मोटी कोई लड़ाई हो जाती थी, तुमको कोई कंपास चुबा देता था, ऐसे तुम बैठने लग रहे होते थे और कोई नीचे कंपास रख देता था, तो तुम सीधा क्या भाग के प्रिंसिपल के पास जाते थे या क्लास टीचर के पास? सबसे पहले तो मॉनिटर के पास जाते थे। अच्छा, मॉनिटर को तो हम जेब में रखते थे है ना? तो पहले आप किसके पास जाओगे? ROC के पास। सर ROC का बस यही काम है, कंपनी बना के छोड़ देता है? नहीं,
आरओसी का और क्या काम है, जैसे हम लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं ऐसे ही कंपनी की भी रिटर्न फाइल होती है, नॉट इनकम टैक्स, कंपनी के मैटर्स की रिटर्न, कंपनी की रिटर्न, कंपनीज एनुअल रिटर्न, प्लस कंपनी के और कई सारे फॉर्म्स फाइल होते हैं। जैसे आप अगर मान लो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करोगे, यू हैव टू इन्फॉर्म टू आरओसी। आप अगर अपने आर्टिकल्स को, आर्टिकल्स यू नो, नहीं भी पता तो थर्ड वाला तुम्हें करना, ठीक है, आएगा आगे मैं बताऊंगा। तो आर्टिकल्स को आपको अगर चेंज करना है तो उसके लिए भी यू नीड टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम, आपको नाम चेंज करना है कंपनी का, क्या करना है, तो यू हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम, बोलो ना हाँ, आरओसी, ठीक है। तो आरओसी के ऐसे बहुत सारे काम है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना, कुछ अप्रूवल्स देता है, कुछ जो रेगुलर डे टू डे फॉर्म फाइलिंग है वो सारी चीज किसको जाती है, आरओसी को। लिखो लिखो बेटा लिखो, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, रेगुलर फॉर्म फाइलिंग हो गई, ये सारा काम कौन करता है, आरओसी, ठीक है बेटा। चीप लिया, फटाफट से चीपेंगे, अरे टीप लो मतलब कॉपी कर लो, कर लिया, कॉपी करने को हिंदी में बोलते हैं टीप लिया, नहीं पता तुमको, दिल्ली स्लैंग यू नो, पंजाबी में बोलते हैं लिख लो फटाफट, वो तो हिंदी है ऑलमोस्ट। अब आरडी का काम क्या होता है सर, सुनो, आरडी का काम क्या होता है, आरडी आरओसी से बड़ी अथॉरिटी है, तो जब बड़े बड़े मैटर्स पे कुछ अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होंगे तो वो कौन देगा, आरडी। एक सेक्शन 8 कंपनी का नाम सुना होगा, हाँ वेरी गुड, तुम पहले बोल दिया करो, किसी से पूछने मत दो, मैम व्हाट इज सेक्शन 8 कंपनी, नो आइडिया, वेरी गुड, हाँ सर, हाँ मैं, वेरी गुड। सेक्शन 8 कंपनीज, द कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, चैरिटेबल, ये जो बोल रहे हो ना अभी एनपीओ, एनपीओ चैप्टर 2 में आके बताऊंगा ये एनपीओ नहीं होता, गलत बोल रहे हो, वाह सर वाह, लॉ ही बदल दो आप, हाँ बदल देंगे, ठीक, मतलब आप बोल रहे हो आप सही हो और जो हम पढ़ के आए वो गलत है, हाँ गलत है सर, आप ही को आता है, आता है, ठीक है, हम कैसे मान लें, आगे आओ अभी बताऊंगा, एनपीओ नहीं है, हम बोलेंगे दैट इज अ कंपनी विद द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। तो वो कंपनी अगर नॉर्मल कंपनी में आपको कन्वर्ट करनी है तो यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ आरडी, आपको आरडी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या बोला मैंने अभी, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट कंपनी को नॉर्मल कंपनी में ये करना है, कन्वर्ट करना है, तो आरडी का अप्रूवल लेना है। वेरी गुड, शुरू में गलत बोल रही थी फिर संभाल लिया। दूसरा, एक पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक को अगर प्राइवेट में कन्वर्ट करना है यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ आरडी। सो आरडी जैसे आपको अप्रूवल्स देगा, लाइसेंसेस कुछ, अच्छा जैसे मान लो सेक्शन 8 कंपनी है, उसने अपने ऑब्जेक्ट्स को वायलेट करके काम करा, तो उसका जो क्या बोलते हैं, जो लाइसेंस है वो रिवोक करने की पावर किसके पास है, आरडी आपको ऑर्डर दे सकता है, नाम चेंज करो अपना, अगर आपने किसी के साथ मैचिंग, तो ऐसे कई सारे काम होंगे जो थोड़े और ज्यादा बड़ी अथॉरिटी के काम है, वो कौन संभालेगा, आरडी। इज इट क्लियर टू यू, तो यहां लिख लो जरा फटाफट। सर आरडी का काम क्या होता है, आरडीज आर बेसिकली लाइक, वो आपको अप्रूवल्स देंगे, लाइसेंस रेवोकेशंस एटसेट्रा, ये सारे काम कौन करेगा बेटा जी, आरडी। क्लियर टू एवरीवन, चले आगे, ऑनलाइन वाले फटाफट से बोल दो डन 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 डन, तो फटाफट से चैट पे लिख देंगे सीसी, सीसी मतलब क्रिस्टल क्लियर, जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। चलो आगे, बोलो ना हाँ। अब यहां लिखना, कंपनी लॉ में, हाँ यस, हाँ उसमें एनसीएलटी आएगा, अभी वही लिखवा रहा हूं, दैट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 230 एंड 232, ट्राइब्यूनल है वहां पे, तो वो एनसीएलटी आएगा। कंपनी लॉ में शी आस्क्ड की कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें ट्राइब्यूनल के पास भी अप्रूवल होती है, जैसे शी आस्क्ड अबाउट मर्जर अमेलगमेशन, अगर कोई कंपनी मर्ज हो रही है, मर्जर अमेलगमेशन यू नो, मर्जर इज लाइक अ मैरिज, कंबाइनिंग टू एंटिटीज टुगेदर, ठीक है, ज्वाइनिंग हैंड्स, तो दैट इज मर्जर।
मर्जर जब होता है तो उसके लिए यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी. एनसीएलटी इज बेसिकली व्हाट? ट्राइब्यूनल. अभी लिखवाऊंगा, वही लिखवा रहा हूं, जस्ट वही लिखवा रहा हूं. लिखो, कंपनी लॉ में अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह भी अराइज हो जाता है, क्या हो जाता है? कोई डिस्प्यूट वगैरह भी अराइज हो जाता है, तो वो डिस्प्यूट सेटल होने किसके पास जाएगा बेटा? लिखना, एक ट्राइब्यूनल के पास. सर क्यों ट्राइब्यूनल? क्यों? क्योंकि अपने देश के कोर्ट की हालत आपको पता है. कोर्ट में क्या होता है? तारीख पे तारीख, तो वही चलता रहेगा. और कंपनी लॉ के मैटर बस फाइलों में दबे रहेंगे और रेड टेपिज्म बढ़ता रहेगा. ठीक है, तो इसीलिए कोर्ट में नहीं भेजते अपन मैटर को. मैटर कहां रिजॉल्व करवा लो? एनसीएलटी में. मैटर जाएगा एनसीएलटी के पास प्रोसीडिंग के लिए. एनसीएलटी को ट्राइब्यूनल बोलते हैं, या ऐसा बोल लो ट्राइब्यूनल को एनसीएलटी बोलते हैं. एनसीएलटी का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. प्यार से आप शॉर्ट में क्या बोलोगे? एनसीएलटी बोलो. ठीक है, ठीक है सर. यस और नो? यस सर, दैट इज एनसीएलटी. सर अगर मान लो हम एनसीएलटी से सेटिस्फाई नहीं हुए, ठीक है, तो फिर क्या होगा? मतलब एनसीएलटी के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हुए, तो फिर हम क्या इनकी अपील लगा सकते हैं? क्या इनके अगेंस्ट हम कहीं पे जा सकते हैं? यस. अगर आप इनके अगेंस्ट अपील लगाना चाहते हो तो यू गो टू एनक्लैट. एनक्लैट मतलब NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल. मेरे साथ बोलो, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल. सर एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा. देखो, जो यूनिवर्सल एब्रीविएशंस हैं यू कैन राइट इन द एब्रीविएटेड फॉर्म, बट एक बार फुल लिख देना. लाइक यू स्टार्टेड द राइटिंग आंसर, आपने आंसर लिखना शुरू करा. वंस यू राइट लाइक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ब्रैकेट में क्या लिख दो? अब लिखते रहो आरओसी, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट वंस ट्राई टू डू दैट फुल फॉर्म, ताकि एग्जामिनर को भी ये रहेगा, क्योंकि तुम ना कुछ भी शॉर्ट फॉर्म बना देते हो. तो कई बार ऐसी, और आजकल तो वैसे भी जेनजी, तो भाई क्या क्या शॉर्ट फॉर्म्स है मेरे को तो पता ही नहीं होता. ठीक है, तो कुछ भी ऐसा पेपर में लिख के आओगे ना, तो आधी शॉर्ट फॉर्म्स तो समझ में ही नहीं आती क्या होती है. मेरे साथ तो एक सीन हुआ था, पता क्या हुआ? मेरे को एक बार ना एक लड़की ने भेजा KKRH. ठीक है, मुझे नहीं पता था ना, तो मैं ना 1.5 दिन तक परेशान रहा. मैंने मैसेज ही नहीं खोला उसका. ये आज से बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं, मतलब 6-7 साल 8 साल पहले की. तो KKRH मुझे समझ ही नहीं आ रहा. मैं 1.5 दिन तक परेशान कि इसका मतलब क्या है. तो मैंने मैसेज ही नहीं खोला, क्योंकि खोल लूंगा तो फिर वो ब्लू टिक आ जाएगा, फिर रिप्लाई करना पड़ेगा, और ऐसा झंड करा नहीं सकता कि इसका मतलब क्या है. और ये भी दिमाग काम नहीं कर रहा कि गूगल कर लो, मतलब डिप्रेशन, समझ रहे हो. तो पढ़ा रहा 1.5 दिन तक मैसेज. 1.5 दिन बाद जाकर मैं कंक्लूजन पे पहुंचा कि KK का मतलब तो करण कुमार है. अब RH क्या है? तो फिर एट लास्ट मैंने जाके पूछ ही लिया. मैंने पूछा कि ये KKRH क्या है. देन आई गॉट टू नो KKRH मतलब क्या कर रहे हो भाई. कुछ भी आज तो और एनहांस हो गई है मेरे को लगता है शॉर्ट फॉर्म्स, मतलब समझ में ही नहीं आती. ठीक है, तो ऐसा शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी बेटा. ठीक है, एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्या फायदा, आते जाते मार्क्स कट जाएंगे. दिस इज नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल. सर मान लो हम इनसे भी सेटिस्फाई नहीं हुए, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो फिर आप इसके बाद जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट. डायरेक्टली यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है सर, एक चीज पूछूं, ऐसा मन में आ रही है, वैसे तो नहीं पूछनी चाहिए, मुझे पता है गलत है, बट स्टिल मेरे को पूछने का मन कर रहा है. अगर मैं सुप्रीम कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की अपील कहीं पे लग सकती है? ना बाबा ना. सुप्रीम कोर्ट whatever says becomes the law of the land. ये बोला जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट बोल देता है उसे धरती का कानून माना जाता है, उसके अगेंस्ट आप अपील नहीं लगा सकते. बट देयर इज वन पर्सन, दैट इज प्रेसिडेंट, who can overrule the judgment of the सुप्रीम कोर्ट. अगर वो ओवररूल करना चाहे तो वो ओवररूल कर सकते हैं, या फिर लॉ ही बदल दो. अगर लॉ ही बदल गया
तो फिर वो जो जजमेंट थी वो इररिलेवेंट हो जाती है, फिर कोई उसका रोल नहीं है। अदरवाइज ऐसा कोई विधाता भी नहीं है कि आप जाएं और सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट अपील लगा ले कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर। नो, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल एपेक्स अथॉरिटी, उसके ऊपर आप अपील नहीं लगा सकते। क्लियर टू एवरीवन? हेलो, डिस्प्यूट के बाजू में क्या लिखा है? अराइज, अराइज। यार मेरी राइटिंग इतनी गंदी हुई है? पूछा मैंने तेरे से, बोलता है इतनी अच्छी भी नहीं है। खुद की ऐसी होगी कंपाउंडर भी ना समझे, डॉक्टर तो दूर की बात है। बोला कौन था वैसे? अपील टू सुप्रीम कोर्ट। चलो ठीक है, वो ऐसा ही होता है, इसकी खुद की गंदी है ना, तो फिर ऐसा ही होता है। वो बचपन में कहानी नहीं सुनी थी, लोमड़ी बोलती है अंगूर ही खट्टे हैं, वही हिसाब है। हाँ चलो यहां तक डन। तुम लोग को ब्रेक तो नहीं चाहिए? अच्छा, जब ब्रेक चाहिए हो ना मेरे को बता देना, मैं ब्रेक दे दूंगा, अभी मत बोलना। ब्रेक पता है क्या है? सिर्फ आप क्या करो, बस 4 मिनट का ब्रेक है सिर्फ, ठीक है? ऐसा कहीं जाना नहीं है, इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते तुम, ठीक है? बस ऐसे ही जो एंजॉय करना कर लो, और क्या। 5 मिनट ब्रेक है, मतलब 4 मिनट का बस, जस्ट क्योंकि तुम पूरे दिन से एग्जॉस्टेड हो, बस। हाँ, ऐसा रिलैक्स हो जाओ बस। सीजी का काम क्या आता है? सीजी इज लाइक द मिनिस्ट्री हु इज हैंडलिंग द एवरीथिंग, ठीक है? सीजी सब चीज को मैनेज कर रही है। सीजी जो है आरडीज को रेगुलेट करना, आरओसीज को रेगुलेट करना, कई जगह पर सीजी ही डायरेक्टली डायरेक्शंस इशू करेगी, तो वो सारे काम सीजी के रहते हैं। आरडी कौन सा पूछ रहे हो? नेम चेंज ना, अगर अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हाँ, तो सीजी विल ऑर्डर। दैट इज सीजी, सेक्शन 16 में आएगा वो। रीजनल डायरेक्टर इज व्हाट? देखो, रीजनल डायरेक्टर क्या होता है ना, अगर मैं तुमको बताऊं, सी ये देखो क्या बोल रहा है? रीजनल डायरेक्टर इज अ हाई लेवल एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द ऑर्गन। अब ये तो कंपनी वाइज बोल रहा है ऐसा, आरडी, ठीक है? अगर हम बोलेंगे रीजनल डायरेक्टर ऑफ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, तो इज अ स्टैट्यूटरी ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द एमसी टू रिप्रेजेंट द सीजी। ऐसा समझ लो, सब काम सीजी नहीं कर पाएगा ना, सीजी इज द मिनिस्ट्री विच इज हैंडलिंग द एंटायर थिंग, बट उसको रिप्रेजेंटेशन कौन देगा? आरडी, ठीक है? इस चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन एंड प्रीलिमिनरी चल रहा है। चलो यस, 10 हो गए ना? इट्स 8:10। चलो अब सामने देखेंगे, आ जाएगी बुक, आ जाएगी। देखो बुक ऐसे नहीं आती ना, आपने ऑर्डर किया, ब्लिंकिट नहीं है ना, 10 मिनट में आएगी, टाइम लगेगा, ठीक है? थोड़ा सा आ जाएगी बुक। चलो अब ध्यान देंगे सामने। सीजी की फुल फॉर्म शुभम गर्ग बोल रहे क्या होगी? यस, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, बट कंपनीज एक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तुमको मोदी जी नहीं सोचना। चलो अब इधर ध्यान देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, फाइनली basics part is done and we are going to start Companies Act 2013. बोलो ठीक है? ठीक है सर। How many sections are there in the Companies Act? 470 sections. बस बातें नहीं, 470 sections are there. ये जो 470 sections हैं, इसके साथ
7 शेड्यूल्स हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स? 7 शेड्यूल्स हैं इसमें। सर शेड्यूल्स वगैरह में क्या होता है, जैसे शेड्यूल्स में ना किसी चीज का फॉर्मेट होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, शेड्यूल 3। हाँ बोलो। शेड्यूल 3 डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L। ऐसे शेड्यूल 2 बताएगा डेप्रीसिएशन कैसे लगेगा, कितने रेट पे लगेगा। तो इट इज ऑल अबाउट द डेप्रीसिएशन। सो ऐसे कुछ रेट्स हो गए, फॉर्मेट्स हो गए, कुछ बेसिक प्रोविजन हो गए, वो कहां डाले हुए हैं? शेड्यूल में। ठीक है, अपने को कौन से शेड्यूल काम में आएंगे? 3, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 7। ये 3 काम में आएंगे बस, बाकी का कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, अपने लिए नहीं है सच। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सर ये बताओ हमें कितने सेक्शन पढ़ने हैं आउट ऑफ दिस 470? अगर मैं आपसे बोलूं सीए इंटर में आपको कितने पढ़ने, पता है? सीए इंटर में आपको पढ़ने हैं सेक्शन नंबर 1 से लेके 148 तक बस। तो 1 से लेके आप कहां तक पढ़ोगे? 148। और इन सेक्शंस के अंदर आपके चैप्टर 1 से लेके 10 तक कवर हो जाएंगे। यानी अपना जो 2/3 ऑफ द सिलेबस है वो इसी में कवर्ड है। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक प्रीलिमिनरी से स्टार्ट होंगे एंड 10th चैप्टर इज द ऑडिट एंड ऑडिटर्स, वहां तक कवर होगा। प्लस एक चैप्टर पहले फाइनल में हुआ करता था, इन्होंने उतार के कहां डाल दिया? इंटर में। तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन नंबर 379 से लेके 393A। और ये बात करेगा किसके बारे में? अबाउट द फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होती है? बोलते थोड़ा सा बाहर का भी पढ़ा दो कि फॉरेन क्या होता है। और ये आएगा आपका चैप्टर नंबर 11, दैट इज फॉरेन कंपनी। ठीक है, ठीक है सर। तो ये जो 470 सेक्शन, लिख लिया नहीं? ये नहीं लिखा, जल्दी लिख लो। तुम मेरे को बोल दिया करो ना नहीं लिखा, मैं फिर आगे लिखना शुरू कर दूंगा। पहले कॉपी कर लिया, चलो लिखो, फटाफट लिखो। ऑनलाइन वाले भी लिख के जल्दी जल्दी बताओ। यस सर, लिख लिया हमने। तेनू तकिया बिना नहीं दिल लगदा। चलो डन हो गया ना? अरे तुम सबसे आगे बैठ के नहीं लिख पा रही हो। AWW। चलो अब इधर ध्यान देंगे। ये जो 470 सेक्शंस हैं, इसको कैसे बाइफरकेट किया हुआ है? इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। लिखो इधर, आप साथ साथ लिखना है, ठीक है मैम? लिखो सेक्शन नंबर 1, ये आपको बताएगा शॉर्ट टाइटल, वाओ, एक्सटेंट, वाओ, और कमेंसमेंट। सर ये क्या होता है? बाद में पढ़ाऊंगा। सेक्शन नंबर 2 ये आपको बताएगा डेफिनेशंस। और सेक्शन नंबर 3 से लेके 470 तक आपके क्या दिए हुए? लीगल प्रोविजंस। इसके अंदर आपके प्रोविजंस गिवन है, ठीक है? सेक्शन 1 इज शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस। सेक्शन नंबर 3 470 लीगल प्रोविजन। फ्यूचर्स ये अब जो आप यहां से लिखोगे ना, सब लिखना है। अब जो मैं लिखूंगा सब लिखना है। जो मैं नहीं लिखवाना होगा मैं बोल दूंगा नहीं लिखवाना, वो नहीं लिखना आपको। सबसे पहले एक सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुभारंभ लिखो सेक्शन नंबर 469। वेट अ मिनट, आपने तो बोला था कि 1 से लेके 148 तक है और 379 से 393A तक है, और आप पहले ही सेक्शन स्टार्ट कराने जा रहे हो कौन सा? 469। वो तो बोलने के लिए है जो आईसीआई ने दिया है, उसको पढ़ने के लिए देयर विल बी सर्टेन अदर सेक्शंस जो साथ में आएंगे। तो अगर वैसे बोलोगे कि कौन से सेक्शन सिलेबस में है तो मैं बोलूंगा ये, बट इनके अलावा देयर आर सर्टेन अदर सेक्शंस आल्सो जो आपको पिक्चर में लेके आने पड़ेंगे।
बट बहुत ज्यादा नहीं है, किसी किसी सेक्शन की एक लाइन चाहिए होगी, किसी सेक्शन का कुछ बस हिंट चाहिए होगा, तो थोड़े थोड़े सेक्शंस और कनेक्ट होंगे, ठीक है, बट मैं पूरे सेक्शन नहीं पढ़ाऊंगा ऐसे वो वाले। लिखो सेक्शन नंबर 469, पावर टू मेक रूल्स, पावर टू मेक रूल्स। सेक्शन 469 में लिखा गया सीजी में मेक द रूल्स। रूल कौन बना सकता है? सीजी। मेरी बात सुनना जरा, सीजी को रूल बनाने की पावर कौन से सेक्शन ने दी? जल्दी बोलो। वेरी गुड, कौन से सेक्शन ने? 469 ने। सेक्शन 469 किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। नाउ बी केयरफुल, मैं बोल रहा हूं, एक एक वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर एक वर्ड कहीं ना कहीं से लिंक करूंगा। फिर मैं बोल रहा हूं, जो बच्चा अच्छे से बैठेगा अटेंटिवली, जो लिंक कर पाएगा उसको मजा आएगा, वरना फिर रटना ही पड़ेगा तुमको, फिर कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो आई डोंट वांट कि तुम रटो, ठीक है? सो टेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस। ये सीजी को रूल बनाने की पावर किसने दी? आवाज कम है, किसने दी? पार्लियामेंट ने कैसे दी? सेक्शन 469 के थ्रू। तो कैन आई से 469 was created by the parliament and parliament gave the power to CG to make the rule? Can I say parliament delegated its power? क्या मैं बोल सकता हूं पार्लियामेंट ने अपनी पावर डेलीगेट कर दी? किसको? सीजी को। सो इसीलिए कंपनी लॉ को कई लोग डेलीगेटेड लॉ भी बोलते हैं। Why it is called a delegated legislation? Because एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया, पर रूल बनाने की पावर डेलीगेट कर दी गई किसको? सीजी को। कि देखो हमने मोटा मोटा काम कर दिया, अब थोड़ा थोड़ा प्रोसीजरल काम आप कर देना। तो रूल कौन बनाता है फिर? सीजी। किस किस को बात समझ में आ गई है? क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। अब ध्यान से सुनेंगे आगे। सर, ये जो कंपनीज एक्ट है, ये किस पे अप्लाई होगा? पार्टनरशिप पे? नहीं ना। पार्टनरशिप एक्ट किस पे लगता था? पार्टनरशिप पे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किस पे लगता था? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे। ऐसे ही कंपनीज एक्ट किस पे लगेगा? कंपनीज पे। तो डोंट यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लिखो कंपनीज एक्ट अप्लाई ऑन कंपनी। मैं चैप्टर 1 में उतर चुका हूं और मैं कब खत्म कर दूंगा आपको ये भी नहीं पता चलेगा। लास्ट में जाके चैप्टर 1 खोल के टिक 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 करा दूंगा, ये देख लो सब पढ़ा चुका हूं। अभी किताब खोलना मत जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है? अच्छा है ही नहीं तो कोई बात नहीं, हो भी तो भी कौन सा खोलते हो। कंपनीज एक्ट अप्लाई ऑन कंपनी। तो सर सबसे पहले बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी। लिखो कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 20, और 2 क्लॉज 20 डिफाइन करता है कंपनी को। लिखो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। थोड़ा सा प्लीज मेरे साथ बस स्पीड मेंटेन रखना। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, और सॉरी हट गलत करवा रहे हैं मुझसे, अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस, वेरी गुड, प्रीवियस कंपनी लॉ। लिख लो फटाफट। सर कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी। ये जो सेकंड वाला कंपनी लिखा है ना, इसका मतलब पता है क्या है? इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी एक ऐसा लोगों का एसोसिएशन है, एक ग्रुप ऑफ पर्संस। उस ग्रुप ऑफ पर्सन को इनकॉर्पोरेट किया गया है या तो इस एक्ट के अंदर या इससे पहले वाले किसी कंपनी लॉ के अंदर। मैं बोलता हूं एक बार इस लाइन को भूल जाओ कि ये लाइन लिखी है। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस? जो पुरानी कंपनीज थी वो जिस एक्ट में बनी थी वो एक्ट रिपील हो गया, वो तो खत्म हो गया। जो नया वाला एक्ट आया उसने अडॉप्ट नहीं करा, तो पुरानी कंपनियां तो अनाथ हो गई। जिसने ओरिजिनेट करा वो एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। सर एग्जांपल रिलायंस गॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1973। तो रिलायंस 2013 वाले एक्ट में नहीं बना, वो कब बना था? 1956 वाले एक्ट में। बट वो तो एक्ट ही अबॉलिश हो गया, बोलो ना हाँ।
वो तो एक्ट ही क्या हो गया, एबॉलिश, पेन पड़ा पैर में, एक्ट एबॉलिश हो गया। अब नया वाला एक्ट आया 2013, और अगर मैं ये लाइन उसमें ना लिखूं तो इसका मतलब जो पुराने लॉ के हिसाब से बनी हुई कंपनी है उसको ये वाला एक्ट कंपनी मानेगा ही नहीं, और अगर उसको कंपनी मानेगा ही नहीं तो इस एक्ट में जो प्रोविजन दिए वो उसके ऊपर नहीं लगेंगे। नहीं मेरा नहीं है, पैर में से उठा लो, ठीक है, तो उसके ऊपर वो प्रोविजन, इसीलिए लॉ मेकर ने यहां पे लाइन डाली। ये तो चलो रिलायंस थी, टाटा स्टील, टाटा स्टील इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1913, 56 से भी पहले बनी थी। तो अगर इन कंपनीज को इसमें ना कवर किया गया तो वो सारी कंपनीज अनरेगुलेटेड रह जाएंगी और उनके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा, इसीलिए ये लाइन लिखनी जरूरी थी। सर कंपनीज एक्ट 2013 आज है, इससे पहले कौन सा कंपनीज एक्ट था? इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 होता था। सर इससे पहले भी कोई कंपनीज एक्ट था? यस, इससे पहले कंपनीज एक्ट 1913 होता था। सर इससे पहले भी कोई एक्ट था? यस, कंपनीज एक्ट 1882 होता था। सर इससे पहले भी एक हाँ था, 1850 वॉज द फर्स्ट। वो 1670 बंदा कहां से आया था मुझे नहीं पता, बट 1850 वॉज द फर्स्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी करके कंपनी होती थी, बट इतना सब मत घुसो अंदर, ठीक है, चिल मार के पढ़ो, इतना सब नहीं पूछते, आई से नहीं पूछता ये सब कुछ, ठीक है। तो आपको तो ये भी मैंने ज्यादा ही बताया, तुम लोग बस इतना ही ध्यान रखना, आप ये वाला याद रखना और जस्ट इससे पहले वाला याद रखना। पुरानी 2-3 कौन याद रखता है, मतलब सॉरी एक्ट वगैरह पुराना ही कौन याद रखता है, एक अभी वाला याद रखो और एक इससे पहले वाला, बस, ठीक है। सुनो तो सर कंपनीज एक्ट अभी हमको कौन सा वाला पढ़ना है, 2013। अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, पेन रख दो नीचे, कोई कुछ नहीं लिखेगा, जो मैं सामने लिखवाऊंगा, मैं टाइम दे दूंगा 2 मिनट लिखने का या फोटो खींचने का, बट प्लीज समझ लो, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मैं उसका क्वेश्चन पूछ रहा हूं और फिर आपको उसका आंसर नहीं आता होगा, ठीक है। ठीक है सर, चलो इधर ध्यान से सुनेंगे। अगर मान लो आपको कंपनी बनानी है, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है, एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक होती है। टेक्निकली आई एम नॉट सेइंग क्या होती है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, वो आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज प्राइवेट व्हाट इज पब्लिक, दैट आई विल एक्सप्लेन, बट थोड़ा सा तो पता है कंपनी इज ऑफ, मुंह खोलो, कंपनी इज ऑफ 2 टाइप्स, एक और एक, वेरी गुड। अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है, ऑनलाइन पे मेरे को आंसर चाहिए, जो सबसे पहले आंसर देगा भगवान उसके 10 मार्क्स प्लस कर देना, और इधर भी जो जो बोलेगा उसके 10 प्लस, ठीक है। नाउ इट्स योर चॉइस। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कितने डैश चाहिए, रुक तो जाओ, और पब्लिक कंपनी के लिए कितने, प्राइवेट कंपनी के लिए कितने और पब्लिक कंपनी के लिए कितने, ओके 2 और 7 यू गाइज आर सेइंग, वेरी गुड। 2 और 7 क्या, मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए वी नीड मिनिमम 2 मेंबर्स, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए वी नीड मिनिमम 7 मेंबर्स। किस किस का आंसर यही है, गलत है। सर हमको यही पढ़ाया है, सुनो मेरी बात, मैं अभी आया ना, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स नहीं चाहिए होते, मिनिमम 2 पर्सन्स चाहिए होते हैं। सर की फर्क पैदा है, फर्क वो अभी दिखाऊंगा कैसे। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 पर्सन्स चाहिए। आप सेक्शन 3 खोल के देखो, जब आप सेक्शन 3 पे जाओगे, एक मिनट, मुझे ये डाउट है ना, लास्ट स्लाइड क्या खुली हुई है मेरी, हाँ ठीक है। अरे मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बट क्या पता तुम कोई चैट पढ़ लो, है ना। चैप्टर नंबर 3 सेक्शन, चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 3 क्या लिखा है, अ कंपनी में फॉर्म छोड़ो, 7 और मोर, 2 और मोर, इधर मेंबर नहीं लिखा है। जब आप कंपनी बनाने वाले हो, अभी यू आर पर्सन, यू आर नॉट द मेंबर, बिकॉज कंपनी बनी ही नहीं है, मेंबर किसके हो, तो यू आर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी, यू आर अ पर्सन। कुछ दिमाग खुल रहा है, खुलेगा, नसें खुल जाएंगी पूरी, ठीक है, सुनते जाना। अब
प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनाने के लिए वी नीड टू, कुछ मत लिखना बाद में टाइम दूंगा, वी नीड 2 or more पर्सन, 7 or more पर्सन। प्राइवेट के लिए 2 पर्सन मिनिमम, पब्लिक के लिए मिनिमम 7 पर्सन। इज माई पॉइंट क्लियर? ये पर्सन जो होते हैं ना, ये मिलकर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए एप्लीकेशन डालते हैं। बताओ किसको? वेरी गुड, ये आरओसी को अप्लाई करते हैं फॉर द इनकॉर्पोरेशन। इज इट क्लियर? हाँ सर, ये जो एप्लीकेशन डालते हैं ना फॉर इनकॉर्पोरेशन, ये एप्लीकेशन का फॉर्म होता है INC 32। कुछ याद नहीं करना, सब याद करवाऊंगा, अभी जो समझा रहा हूं समझते जाओ बस। INC 32, दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। सर ये कहां पे आएगा? सेक्शन नंबर 7 में। सेक्शन 7 इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का सेक्शन, हाउ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, उसके बारे में आएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब आगे एक बात सुनना, सेक्शन 7 में आपने इनकॉर्पोरेशन के लिए एप्लीकेशन डाली। जब आप एप्लीकेशन डालते हो तो इस एप्लीकेशन के साथ ना आपको कुछ अटैचमेंट्स डालनी पड़ती हैं। यू हैव टू अटैच सम अटैचमेंट, कुछ चीजें अटैच करके भेजनी पड़ती हैं। उनमें से 2 सबसे बड़ी अटैचमेंट होती है MOA और AOA। MOA बोले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वाओ सर, ये जो मेमोरेंडम होता है ना, ये पर्सन्स इस मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते हैं, इसमें साइन करते हैं दैट यस वी अग्री टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी एंड वी अग्री टू टेक दिस मच शेयर्स ऑफ द कंपनी। व्हेन दे साइन दैट मेमोरेंडम ना, दे बिकम सब्सक्राइबर। पर्सन कन्वर्ट होता है सब्सक्राइबर पे। यू गॉट इट और नॉट? सेक्शन नंबर 4 बोलता है कि हर सब्सक्राइबर को कम से कम 1 शेयर लेना पड़ेगा। ईच सब्सक्राइबर विल टेक एटलीस्ट 1 शेयर। 1 शेयर कम से कम सब्सक्राइब करना होता है आपको। ऊपर जितना करना है वो आपकी श्रद्धा, 10, 50, 100, 200 जो आपको लगाना है, बट एटलीस्ट 1 शेयर आपको लेना पड़ेगा। यू बिकम सब्सक्राइबर फ्रॉम पर्सन। उसके बाद जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, नाउ कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड। जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो एक रजिस्टर बनता है, जिस रजिस्टर का नाम होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर, और यह बनता है अंडर सेक्शन 88 सबसेक्शन 1 क्लॉज A। वेरी प्रिसाइसली। सर इतना हमको कैसे याद रहेगा? रिपीटेशन गिव्स यू द रिटेंशन। एक बारी में पढ़ के किसी को भी याद नहीं होता, मुझे भी याद नहीं हुआ था, बट इफ आई एम टेलिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, 2 क्लॉज 20 कंपनी की डेफिनेशन याद है ना? क्योंकि कोई ऐसा रात को सोते भी उठा के बोल देगा ना, ओए कंपनी में तो कंपनी है, बोल दोगे ना, वैसी ही है। तो आप रिपीट जितनी बार करोगे ना, आपको चीज याद हो जाएगी। ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर बनता है अंडर सेक्शन, अच्छा 88 तो याद रख लोगे, इतना अंदर छोड़ो, 88 सबसेक्शन 1 क्लॉज A छोड़ दो उसको, 88 याद रहेगा। ठीक है सर, उसमें रजिस्टर बनता है, और जब सब्सक्राइबर का नाम इस इस रजिस्टर ऑफ मेंबर में चढ़ जाता है तो वो बनते हैं क्या? मेंबर। आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वो क्या है, मेंबर। दे आर द पर्सन बिकम सब्सक्राइबर बिकम। किस किस को समझ में आ गया? पक्की बात। 2 या 2 से ज्यादा पर्सन प्राइवेट कंपनी के लिए, 7 या 7 से ज्यादा पर्सन पब्लिक कंपनी के लिए, दे विल अप्लाई टू द आरओसी फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन नंबर 7। सेक्शन 7 में इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन लगेगी, INC 32 में एप्लीकेशन फॉर्म फाइल होती है, उसके साथ अटैचमेंट जाएगी, अटैचमेंट में MOA जाएगा, AOA जाएगा। MOA के साथ बहुत सारे अटैचमेंट जाती है, बट उसके साथ क्या होगा, पहले आपको मेनली आपको MOA को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 4 बोलता है कि हर सब्सक्राइबर को कम से कम 1 शेयर लेना पड़ेगा। तो जब वो सब्सक्राइब कर लेता है, अग्री कर लेता है कि मैं इतने शेयर लूंगा, सो एवरी पर्सन बिकम द सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर बनने के बाद कंपनी का सारा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, आरओसी आपको क्या कर देता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, और उसके बाद आपके जो सब्सक्राइबर है उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में चढ़ जाता है अंडर सेक्शन 88 सबसेक्शन 1 क्लॉज A। दे बिकम द मेंबर। वेरी इजी, इजी है ना? अरे यार बात समझ में आ गई? बोलो आया ना? ठीक है सर, अब मेरी बात सुनना। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? अरे बोलो यस और नो।
अच्छा, किसी का नाम RON में चढ़ जाए तो वो मेंबर बन जाता है। ये बात कहां लिखी है? 2 क्लॉज 55 में। मैं पढ़ा क्या रहा था? 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 20 कनेक्टेड विद सेक्शन नंबर 3, कनेक्टेड विद सेक्शन नंबर 7, कनेक्टेड विद सेक्शन नंबर 4, कनेक्टेड विद सेक्शन नंबर 88 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, कनेक्टेड विद सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 55। 2 क्लॉज 55 में एक्चुअली मेंबर की डेफिनेशन दी हुई है, और वहां मेंबर का मीनिंग क्या लिखा हुआ है अगर मैं आपको बताऊं, एक एक करके पढ़ा पाऊंगा, ऐसा आगे आगे मत भागना। मेंबर की डेफिनेशन अगर मैं आपको दिखाऊं चैप्टर नंबर 1 पे ले जाके, तो चैप्टर नंबर 1 2 क्लॉज 55 मेंबर की डेफिनेशन का सबसे पहला पॉइंट पढ़ना। बस क्या लिखा है? सब्सक्राइबर टू हु हैव अग्रीड टू बिकम अ ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ द शैल बी एंटर्ड एज अ मेंबर इन द रजिस्टर ऑफ, यही बोला है अभी, समझ में आ गई बात? बाकी आगे क्या लिखा है वो जब आएगा तो बताऊंगा। विश्वास हो गया होगा, आई थिंक आएगा, मेरे पे विश्वास रखना, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई है? हाँ सर, ये नोट करना है सर, करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू गाइज वांट टू नोट तो आप नोट कर लो। एक बच्चा पूछ रहा है INC क्या होता है? इन कॉर्पोरेशन चैप्टर में जो फॉर्म्स आएंगे वो INC से स्टार्ट होंगे, अभी उसको छोड़ दो, बता दूंगा। बोलते हैं लाइव वाला 2x पे कैसे चल गया? वो ऐसा रिवाइज, कभी कभी ऐसा मैं थोड़ा ऐसा फास्ट पेस पे रिवाइज करवाता हूं रैप फॉर्म में। तुमको ऐसे ही याद करके सुना देना किसी को, पागल हो जाएगा भाई वो बंदा। INC इज द फॉर्म का नाम। जैसे आपके फॉर्म्स आएंगे ना, वो चैप्टर के नेम पे बेस्ड होंगे। लाइक यू विल बी स्टडिंग इन कॉर्पोरेशन का चैप्टर, तो उस चैप्टर में सारे फॉर्म INC होंगे। जब आप ऑडिट का चैप्टर पढ़ रहे होगे तो सारे फॉर्म ADT होंगे। मैनेजमेंट का पढ़ रहे होगे तो MGT होंगे। ऐसे चैप्टर वाइज फॉर्म के नाम होते हैं, ताकि पता रहता है कि कौन से फॉर्म कौन से चैप्टर के हैं। तो मैंने इसमें क्या पढ़ा है, आप जब तक नोट कर रहे हो मैं आपको एक बार स्लो स्पीड पे क्या बोलते हैं रिवाइज करवा देता हूं। कि अगर आपको कंपनी बनानी है तो प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए आज के बाद जिंदगी में कभी मत बोलना कि 2 मेंबर चाहिए। क्या चाहिए? 2 पर्सन। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 पर्सन। यस और नो? यस सर। उसके बाद ये लोग मिलकर, वट एवर द केस, प्राइवेट और पब्लिक, ये लोग मिलकर एप्लीकेशन डालेंगे ROC को। ROC को जब आप एप्लीकेशन लगाते हो, वो एप्लीकेशन जाती है अंडर सेक्शन 7। उसके साथ अटैचमेंट्स जाती हैं जिसमें जाता है MOA और AOA। MOA को सब्सक्राइब करना पड़ता है, यानी आपको साइन करने पड़ेंगे कि मैं कंपनी का मेंबर बनने के लिए रेडी हूं और मैं इतने शेयर लेने के लिए रेडी हूं। तो फिर ये लोग सब्सक्राइब करेंगे। व्हेन दे सब्सक्राइब, एज एंड व्हेन दे साइन, दे बिकम द सब्सक्राइबर। और जैसे ही ये सब्सक्राइबर बनते हैं तो सब्सक्राइबर बनते ही ये लोग क्या बन जाते हैं? उसके बाद मेंबर। जब कंपनी क्या हो जाती है? इनकॉर्पोरेट। कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, इनको शेयर मिल जाएंगे, कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, और इनका नाम कहां जाता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर में। एक बच्चा बोल रहा है कि सर क्या हमको याद करना है? बिल्कुल, क्योंकि अभी आगे इसका कनेक्शन आएगा। ये मैंने क्यों बताया अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सर क्लास कितनी देर और चलेगी? बस 1 घंटा। अरे मजाक कर रहा हूं यार, 1 घंटा थोड़ी। क्लियर? चलो, नोट हो गया? अभी नोट नहीं हुआ है? वाओ। हो गया? अरे यार, कोई बोलता है हाँ, कोई बोलता है ना। सिंपल इस चार्ट का अगर मैं क्रक्स बताऊं, क्रक्स क्या है? अर्लियर यू आर द पर्सन विल बिकम द सब्सक्राइबर विल बिकम द, बस इतना याद रखना, ठीक है? और बाकी ये चीज ध्यान रखना कि हर सब्सक्राइबर को कम से कम 1 शेयर तो लेना। ये तो बेसिक सी बात है, सब्सक्राइब कर रहे हो तो शेयर लेने पड़ेंगे कंपनी के, ठीक है?
ये सब आप स्किप करना चाहो तो आप स्किप कर देना, ये भी स्किप कर देना, बस ध्यान रखना पर्सन, सब्सक्राइबर, देन मेंबर। चलो अब सबको क्लियर है? ऑनलाइन वालों को एक बार प्लीज फटाफट से मेरे को चैट पे बता दो। यस सर, सी सी। हाँ यस यशोदीप, सेक्शन नंबर 3 में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन है। चलो अब इधर ध्यान से सुनना बेटा, कंसंट्रेशन इधर रख के बैठो भावना, ठीक है? तो सब समझ में आएगा, इधर ध्यान देंगे। कब सेक्शन बोलना है, कब क्लॉज बोलना है, अभी आएगा, उस पर रुक जाओ, आगे आगे मत भागो। चलो इधर आओ, अब यहां पर आओ। और मैंने बोला कि सर कंपनी कितने टाइप की होती है? 2। एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। तुम लोग आधा अधूरा पढ़ के आए जो फाउंडेशन में पढ़ा। ये जो स्पैम कर रहा है ना, बोल दिया मैंने, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। रजिस्टर ऑफ मेंबर के नीचे क्या लिखा है? सेक्शन 88। कुछ नहीं लिखा, मन का वहम होता है बेटा, ठीक है? सेक्शन 88 बस इतना लिख लो। और इसके ऊपर यहां पे लिख लेना बेसिक डिस्कशन। चलो अब यहां पर हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ कंपनी। और कंपनी कितने टाइप की होती है? 2। फर्स्ट इज प्राइवेट, सेकंड इज पब्लिक। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। नाउ कॉन्सेंट्रेशन रखना। प्राइवेट कंपनी इज गिवन इन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68। सर ये कब सेक्शन होता है? सेक्शन के बाद कभी सब सेक्शन आ जाता है। अब आप सेक्शन के बाद क्लॉज बोल रहे हो, तो ये कैसे डिसाइड होता है कि सेक्शन के बाद सब सेक्शन है या क्लॉज है? वाह, सब तो पढ़ के आए हो। सुनो मैं बताऊंगा ये क्या होता है। देयर इज अ सेक्शन, आपने कंटेंट खोला, if there are the pointers but that all pointers are not interlinked with each other, they all are the independent pointers, तो हम बोलते हैं उसके बाद वो सीधा क्या है? क्लॉज है। जैसे आप सेक्शन 2 खोलो बेयर एक्ट का, when you will open सेक्शन नंबर 2 ना, तो सेक्शन नंबर 2 में आपको डेफिनेशंस दिखेंगी। इसके अंदर ये जो पॉइंट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? क्लॉज है, सबसेक्शन नहीं है। एवरी पॉइंट विल गिव यू अ न्यू डेफिनेशन। प्रोस्पेक्टस, एब्रिज प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन ये है, एसोसिएट की डेफिनेशन ये है, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन ये है। दीज ऑल आर दे आर नॉट इंटरलिंक्ड। ये नहीं कि ये वाला का ऊपर वाले से कुछ लिंकेज है, कॉन्टिन्यूटी में नहीं चल रहा कुछ, एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट। सो दीज आर द क्लॉजेस। बट वेन इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड, जब कोई चीज पूरा प्रोविजन कॉन्टिन्यूटी में चल रहा हो, जैसे सेक्शन 7 खोला, अब ये किसका सेक्शन है? तो ये बोलेगा इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको पहले क्या एप्लीकेशन लगानी है, वो सब सेक्शन 1 में दिया। फिर उसके बाद आपका जब इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा वो आपको क्या सर्टिफिकेट देगा, उसके बाद क्या अलॉट करेगा, आगे क्या प्रोसीजर है, गलत तरीके से कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। क्या मैं बोलूं, ये जितना कंटेंट है दैट इज ऑल इंटरलिंक्ड विद ईच अदर रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेशन। तो ये जो आप देख रहे हो दैट इज सेक्शन नंबर 7, इसके अंदर सबसेक्शन नंबर 1 और इसका ये क्लॉज नंबर ए है। तो जब भी कैसा कनेक्शन रहेगा तो दैट इज कॉल्ड एज द सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज। उसके बाद भी पॉइंट है तो सब क्लॉज, ठीक है। बट अगर ऐसा कुछ कनेक्टिविटी नहीं है देन सेक्शन डायरेक्टली क्लॉज और उसके बाद सब क्लॉज। आगे भी और रहता है बट मैं इतना कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इतने तक सब्र रखो। अभी यहां आओ, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 68 में। अब यहां लिखना जरा, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, लिखें पहले। क्या? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए? कंपनी होनी चाहिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अ कंपनी मीन्स व्हाट, बोलो बोलो, इधर इनकॉर्पोरेटेड अंडर और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, तो वो कंपनी होनी चाहिए। अब प्राइवेट कंपनी किसको बोलेंगे, तो बोलते हैं एक ऐसी कंपनी विच हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये एज में बी प्रिस्क्राइब्ड पूरे लॉ में बार बार आएगा। ये प्रिस्क्राइब करेगा कौन, सीजी। कहां प्रिस्क्राइब करेगा, रूल्स में। इसीलिए 469 पढ़ाया था कि सीजी ने, पार्लियामेंट ने किसको पावर दी, सीजी को, क्या बनाने की, तो वो रूल में क्या प्रिस्क्राइब करेगा, जो एक्ट ने बोला होगा। तो अब जब सेक्शन पढ़ने लगोगे, अभी तक तुमको ऐसा लग रहा होगा क्या आधी अधूरी चीजें बता रहे हैं, थोड़ा सा ये बता दिया, थोड़ा सा ये। अब मैं बोल रहा हूं ना, मैं तुमको धागे पकड़ा के आ गया, अब उनको जोड़ूंगा। तो वो चीजें समझ में आनी चाहिए, जरूरी थी, वरना क्लैरिटी नहीं आएगी। 469 में व्हाट आई सेड कि पार्लियामेंट गिव द पावर टू मेक द, अब पूरे एक्ट में जहां जहां भी लिखा होगा एज में भी, वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा, कहां पर, वेरी गुड, लॉक कर दूं इसको। चलो आगे। सर ये बोलते हैं प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उतनी होगी जो कौन प्रिस्क्राइब करेगा, सीजी। माय क्वेश्चन, क्या सीजी ने कुछ भी प्रिस्क्राइब अभी तक किया है, आंसर इज नो, कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है। जो पुराना कंपनीज एक्ट होता था 1956 वाला, उसमें प्रिस्क्राइब था प्राइवेट के लिए 1 लाख, पब्लिक के लिए 5 लाख। प्राइवेट कंपनी बनानी है, मिनिमम कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए। बट आज अब इस लॉ में कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। तो इसका मतलब आप कितने भी रुपए से अपनी कंपनी क्या कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन कि आपको 10 लाख की कैपिटल लगानी पड़ेगी, 1 लाख की कैपिटल लगानी ही पड़ेगी, 5 लाख की कैपिटल लगानी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आपको जितने भी रुपए से अगर अपनी कैपिटल स्टार्ट करनी है, कंपनी स्टार्ट करनी है, तो यू कैन स्टार्ट द कंपनी। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं कितने भी रुपए से अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता हूं, सोच समझकर आंसर देना, मुंह नहीं खोलना है, रेज योर हैंड्स ओनली। और ऑनलाइन वाले जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। सुनना, क्या हम 1 रुपए की कैपिटल से अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? रेज योर हैंड्स, यस और नो, दो ही आंसर है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। कैन वी इनकॉर्पोरेट द कंपनी विद अ कैपिटल ऑफ जस्ट 1 रुपी? यस और नो? यस मैम, यस, यस सर, यस, नो, वेरी गुड, यस मैम, नो, यस सर, यस। कितने लोग यस वाले हैं, सीधा हाथ उठाओ। कितने लोग नो वाले हैं? मम्मी की कसम किसने दोनों में हाथ नहीं उठाया? उठाओ उठाओ। जो सी वाला ऑप्शन है, सानू नहीं पता, तुसी दसो, आप बताओ। आंसर इज, आप 1 रुपए की कैपिटल से अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। आंसर इज यस, ऐसा कहना गलत है। आंसर इज नो। किसी ने नो बोला था, क्यों नो? हर एक सप्ताह का एक क्लैप फॉर हर। दैट इज द फैंटाबुलस आंसर। सर अभी ऊपर आपने बोला था कि हर एक सब्सक्राइबर को कम से कम 1 शेयर लेना पड़ेगा, और प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? और 1 शेयर की फेस वैल्यू कम से कम 1 रुपए तो होती है। तो अगर 2 बंदे हैं और दोनों कम से कम 1 शेयर भी लेंगे, तो 2 रुपए तो कैपिटल आएगी। 1 पे नहीं बन सकती कंपनी कभी भी। ये कहीं लॉ में नहीं लिखा, किसी किताब में नहीं लिखा, किसी बुक में नहीं लिखा, किसी बेयर एक्ट में नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। हाउ इट इज कमिंग? इंटरप्रिटेशन। वो तुमको समझना पड़ेगा। ये ऊपर क्या टाइम पास कर रहा था क्या? ये जो बता के आया, मैंने क्या बोला था, इसको पढ़ाने से पहले ही मैंने बोला था एक एक वर्ड याद रखना, मैं कहीं जाके जोड़ूंगा। और अभी तो शुरुआत की है, अभी और चीजें ऐसे कनेक्ट होंगी, समझे? तो थोड़ा दिमाग खोल के बैठा करो कि हर एक सब्सक्राइबर को कम से कम 1 शेयर तो लेना पड़ेगा। और अगर 1 शेयर लोगे तो 1 शेयर की बेसिक मिनिमम फेस वैल्यू, वैसे शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपए होती है जो आपने सुना होगा, पर शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपए भी हो सकती है। तो मिनिमम की बात हो रही है, कम से कम 1 रुपया फेस वैल्यू तो होगी। क्या बात समझ में आई?
यस और नो? बोलते कि अगर सर मान लो कि 50-50 पैसे, नहीं ना, फेस वैल्यू 1 रुपए रहती है मिनिमम, 50 पैसे की फेस वैल्यू का कोई शेयर नहीं आता, ठीक है? यस मैम। ओपीसी वाले केस में इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो वो प्राइवेट ही होती है, पर उस पे प्राइवेट वाले ये सब नहीं लगेगा, समझे? क्योंकि है वो प्राइवेट, बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। तो उसके बारे में बिल्कुल अलग से बात करेंगे, चैप्टर 3 में दे रखा है वो, सॉरी चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन नंबर 3 में दे रखा है। सो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि ये कैपिटल कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, सो बाय एनी अमाउंट यू कैन इनकॉर्पोरेट योर कंपनी। नाउ इट इज क्लियर टू यू और नॉट? हाँ, तो धात्री खनोलकर, बड़े भारी नाम है भाई, मैं करवा रहा हूं ना, वही तो बस ध्यान से सुनो और कुछ नहीं, ठीक है? 8:45 क्या हो गए? अच्छा 8:45 हो गए, जान दे हो गए 8:45, कोई बात नहीं, 15 मिनट और सुनो। देखो ये यहां पे चूचू चूचू ये मत करा करो, ये चूचू चूचू किया करो 6:30 बजे, ठीक है? अगर ये चूचू 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 6:30 बजे होगी तो ये अभी चूचू चूचू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब यू डिसाइड, ठीक है? अब सुनो, मैं नहीं कर सकता उनको कुछ, मैं क्यों बोलूंगा, तुम बोलो। चलो इधर आगे लिखो। तो प्राइवेट कंपनी कौन होती है? प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगी, पर कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है तो कितनी भी बना सकते हो। ओपीसी मैं बार बार बोल रहा हूं, ओपीसी एक अलग तरीके की प्राइवेट कंपनी है, तो उसके बारे में यहां पे कोई चर्चा नहीं है। एंड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जिसके आर्टिकल में 3 चीजें लिखी होंगी। सर कौन सी 3 चीजें? एक रेस्ट्रिक्शन, एक प्रोहिबिशन और एक लिमिट। एक ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल में 3 चीजें लिखी हो, एक रेस्ट्रिक्शन लिखी हो, एक प्रोहिबिशन लिखा हो और एक लिमिट लिखी हो। सर व्हाट इज दिस रेस्ट्रिक्शन, व्हाट इज दिस प्रोहिबिशन, व्हाट इज दिस लिमिट, वो समझना है मेरे को। पहले एक वर्ड का मीनिंग कौन बच्चा बताएगा, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन? रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन? यस मैम। ओके, एनीवन एल्स? रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन, हले? यस सर। रेस्ट्रिक्शन मतलब बोला रिद्धि गोयल ने, रेस्ट्रिक्शन मतलब कर सकते हैं बट विद कंडीशंस। वेरी गुड। और उज्जवल ने बोला कि कब क्लास खत्म। नरेंद्र चौहान ने बोला प्रोहिबिशन मतलब होता है बैन। योगेश ने बोला रेस्ट्रिक्शन एक लिमिट तक होता है। अच्छा ओके, वेरी गुड। ABCDDDF ने बोला प्रोहिबिशन मतलब कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन। वाह चलो मेरी बात सुनो, मैं बताता हूं। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? यू कैन डू इट बट विथ सम अप्रूवल और फुलफिलिंग सम कंडीशन। अगर आप अप्रूवल ले लो या कुछ कंडीशंस पूरी कर दो तो आप वो काम को कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन। दिस इज अ पार्किंग रेस्ट्रिक्टेड एरिया। तो वहां पार्किंग लगाना मन है, गाड़ी पार्क करना, क्योंकि वो किसी के घर के आगे का एरिया। पार्किंग इज रेस्ट्रिक्टेड। बट अगर वही बंदा बोल दे तुमको कि भाई मैं बोल रहा हूं ना, लगा ले तू, तो लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। प्रोहिबिशन मतलब होता है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। आप वो काम कर ही नहीं सकते। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन मेट्रो। वहां रेस्ट्रिक्टेड नहीं लिखा होता कि अंदर किसी से पूछ लूंगा दो, बस दो, नहीं, कर ही नहीं सकते। ठीक है, किसी से पूछ के भी नहीं कर सकते। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, पार्किंग इज रेस्ट्रिक्टेड। आई यूज्ड टू से अ लाइन, restriction is a conditional yes but prohibition is a absolute no। समझ में आई बात? प्रोहिबिशन एक एब्सोल्यूट नो है। नो मतलब नो, ना मतलब ना। रेस्ट्रिक्शन मतलब कंडीशनल यस है, वो कंडीशन पूरी कर दो यस हो जाएगा। तो एक रेस्ट्रिक्शन है, एक प्रोहिबिशन है, एक लिमिट है। चलो गुड। रेस्ट्रिक्शन क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, सुनना। रेस्ट्रिक्ट, ये जो शुरू शुरू का चल रहा है ना सब फाउंडेशन वाला, ले लो मजे, एक बार आगे आने दो। 8-10 क्लास तक सबका जोश रहता है, 11वें में बात करेंगे। रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर।
प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में लिखा रहता है कि आप अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट इसका मतलब क्या है सुनना। अंकित प्रजापति बोल रहा है नो मीन्स नो। वेरी गुड। गणेश ने बोला शी सेड नो। बिल्कुल, ऐसी हरकतें रहेंगी तो वो हमेशा नो ही बोलेगी। सुनना, एक कंपनी है जिसका नाम है बाबू प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? बाबू प्राइवेट लिमिटेड। बाबू प्राइवेट लिमिटेड में तीन मेंबर है। सॉरी, पार्टनर कहां से आ गए? कितने मेंबर है? 3। एक का नाम है करण, एक का नाम है बाबू और एक का नाम है आकाश। 3 members are there. One is Karan, one is बाबू एंड वन इज आकाश। करण के पास 1000 शेयर है। सुनो इधर, गंदी सोच। करण के पास कितने शेयर है? 1000। बाबू के पास 5000 शेयर है और आकाश के पास 500 शेयर है। ठीक है। बाबू वॉन्ट्स टू सेल द शेयर। बाबू को शेयर सेल करने हैं। क्या बाबू डायरेक्टली जाके शेयर बाहर किसी को बेच सकती है? नहीं। प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है, आप डायरेक्टली बाहर जाकर किसी को शेयर सेल नहीं कर सकते। फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा पता है? पहले आपको इन दोनों के पास जाना पड़ेगा। पहले आप जाकर करण और आकाश से पूछो कि भाई भाई मतलब वैसे वाला भाई, कि मैं क्या करना चाहती हूं, शेयर बाहर बेचना चाहती हूं। यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द शेयर और नॉट? इफ दे विल से यस, तो आप शेयर इन्हीं को बेचोगे। अगर ये लोग मना करते हैं तो फिर आप शेयर कहां बेचोगे? बाहर। यानी कि पहला रिफ्यूजल करने का राइट किसके पास है? एग्जिस्टिंग मेंबर के पास। इसको बोलते हैं राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। क्या बोलते हैं? ये किसी ने सुना हुआ था? नो वन। और देख लो फाउंडेशन में पढ़ के आए हो तुम। ये इसको बोलते हैं राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, या फिर इसको बोला जाता है प्री एम्पटिव राइट। क्या बोलते हैं? प्री एम्पटिव राइट। इज इट क्लियर? यस सर। तो पहले बाबू विल गो टू करण, बाबू विल गो टू आकाश। करण एंड आकाश इफ इंटरेस्टेड इन द शेयर दे विल बाय द शेयर। इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग द शेयर दे विल से टू बाबू बाय बाय, आप बाहर शेयर बेच सकते हो। यानी कि पहले आपको पूछना पड़ेगा एग्जिस्टिंग मेंबर से। इफ दे विल रिफ्यूज देन यू कैन सेल इट टू द आउटसाइड पर्सन। तो क्या मैं ये बोलूं प्राइवेट कंपनी का मेंबर शेयर बेच ही नहीं सकता, या वो फ्रीली नहीं बेच सकता? लाइन समझ में आई? तो ये नहीं बोलना दैट शेयर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी आर नॉट ट्रांसफरेबल। द करेक्ट लाइन इज द शेयर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। वेरी गुड। लिख लो आप फटाफट जरा मेरे साथ जो मैं लिखवा रहा हूं। बाबू गो टू करण एंड आकाश। कह रहे बाबू गो टू जेल। Karan and Akash, if they refuse to take share, Babu can sell outside. और इस रिफ्यूजल राइट को क्या बोलते हैं? राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। पीयूष राज पुरोहित बोल रहे हैं वाई बाबू डिडंट कम टू मी। पढ़ाई कर लो बेटा, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो अभी मौका है। ठीक है। राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। एक बंदा बोलता है चल नहीं बोल रहा मैं तो। क्लियर? यहां लिखो, एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो। बातें नहीं, नो, गंदी बात नो, पाप चढ़ता है इसे। लिखो शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट ट्रांसफरेबल। शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट freely transferable. That is the correct line. लिख लिया?
उज्जवल बोल रहा है आज थक गए हैं, जल्दी जाने दो। थक तो तुम डेली ही जाओगे, तो इसका मतलब थोड़ी डेली जाने दूंगा। डेली जाने ही दूंगा फिर अटेम्प्ट भी चला जाएगा बेटा, ऐसा नहीं करते, थोड़ी हिम्मत रखनी है। चलो हो गया। मैं तेनू समझा। हो गया। चलो, क्या आर्टिकल में कितनी चीज आती है? लिखना है? हाँ लिख लो लिख लो। आर्टिकल में कितनी चीज आती है? फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन, सेकंड, थर्ड इज लिमिट। लिखो क्या होती है। सेकंड, लिमिट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 मतलब कि प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे? एक्सेप्ट ओपीसी, क्योंकि ओपीसी में होते ही कितने हैं? वेरी गुड। ओपीसी में ना ऐसे नहीं बोलते मिनिमम 1 या मैक्सिमम 1 ना, 1। इट्स नॉट मिनिमम नॉट मैक्सिमम, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होंगे 200, बट लिखो बट दिस 200 shall not include, but this 200 shall not include person who are in the employment of company। जो अभी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, मैं अभी कुछ समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ लिखा रहा हूं, लिखाते समय बोल रहा हूं, समझाऊंगा अभी पूरा। आकर्ष बोल रहे हैं टाइम हो गया है बाबू के पास जाने का। हाँ बिल्कुल, पहले बाबू तो बना ले। बी पर्सन फॉर्मरली इन एम्प्लॉयमेंट who were member while in that employment। नोट कर लो बस मेरे साथ, समझाऊंगा कल। while in that employment and ceased to be employee but continued to be member। ceased to be employee but continued to be member। सर ये क्या होता है? ए छोड़ देना, कल बात करेंगे, ठीक है। आगे लिखो। 2 मिनट है बेटा, अभी घड़ी मेरे पास भी है। लिखा यहां तक? यहां लिखो ये कौन है? राधिका। और राधिका के साथ राधिका का हबसेंट, ठीक है। राधिका और राधिका का हबसेंट। कुछ नाम लिखवाना है क्या? ऐसे मुंह बना के बैठी है। चलो, राधिका और राधिका का हबसेंट, ये दोनों ने ना जॉइंटली शेयर खरीदे। क्या लिया? जॉइंट शेयर, जॉइंट शेयर। जब ये जॉइंटली शेयर परचेज करेंगे, मुझे एक बात बताओ, इन लोगों को 2 माना जाएगा या 1 माना जाएगा? 1, क्योंकि सर अब ये 1 हैं, इन्होंने जॉइंटली शेयर परचेज करे हैं, ठीक है। दे विल बी काउंटेड एज 1। क्या मैंने ऊपर वाली डेफिनेशन जो अभी लिखी है ये सब लिखा है? क्या ये समझा दिया? नहीं, काउंटेड एज 1। क्लियर? और बस इसके नीचे एक लाइन और लिखेंगे। अभी टाइम नहीं हुआ पूरा, ठीक है, अभी टाइम है, लिखो। थर्ड थिंग इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिट इन्विटेशन टू पब्लिक। प्रोहिबिट इन्विटेशन टू पब्लिक
टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज. अंडरलाइन द वर्ड सिक्योरिटीज. लिखा? ये भी जिसने नहीं लिखा था लिख लो पूरा. हम दो हमारा एक शेयर. रुक जाओ, अभी छुट्टी नहीं हुई है, सबर करो. इधर एक वर्ड लिखा था, छोड़ दो, मेरा क्या है, तुम्हारे मार्क्स कटेंगे. कर लो यही करो, देख लो. हाँ, प्रोहिबिट वाला ये एक अभी आ रहा हूं. ये शेयर लिखा था, शेयर. अंडरलाइन द वर्ड शेयर. फर्स्ट वाले पॉइंट में अंडरलाइन कर लो वर्ड शेयर को, और सेकंड वाले पॉइंट में अंडरलाइन कर लो, थर्ड वाले में सॉरी, वर्ड सिक्योरिटीज को. ठीक है, अब सामने देखेंगे जरा एक बार क्या क्या पढ़ा. बेसिक्स सुनो मेरी बात. सबसे पहले बात करते हैं सर कंपनीज एक्ट में. बातें नहीं, कंपनीज एक्ट में आराम से बोलूंगा, तेज नहीं बोल रहा, ठीक है, वरना आई कैन स्पीक लाइक दैट. आराम से बोलूं या तेज बोलूं? आराम से, ठीक है. कंपनी में, चलो, कंपनी में अथॉरिटी सबसे ऊपर सीजी, सीजी के नीचे आरडी, आरडी के नीचे आरओसी. अथॉरिटेटिव हायरार्की याद रखनी है आपको, ठीक है. उसके बाद अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हो जाता है, मैटर कहां जाएगा? एनसीएलटी. एनसीएलटी के अपील एनसीएलटी. एनसीएलटी से भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ अपील, सुप्रीम कोर्ट की अपील कहीं जा सकती है? नहीं. देन वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट कि भैया कंपनीज एक्ट में टोटल सेक्शन कितने? 470. हमने सबसे पहला कौन सा पढ़ा था? 469 कि सीजी क्या बना सकती है? रूल. सीजी क्या बना सकती है? रूल. वेरी गुड. उसके बाद मैंने बोला कि सीजी जो रूल बना सकती है, तो जहां जहां पर भी लॉ में लिखा रहेगा एज में बी प्रिस्क्राइब, तो इसका मतलब वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा? सीजी. कहां प्रिस्क्राइब करेगा? रूल्स में. वेरी गुड. उसके बाद आगे आ जाओ. अपन ने स्टार्ट करा सेक्शन 2 क्लॉज 20. कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी मीन्स अ इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ. फिर मैंने थोड़ा सा बेसिक कुछ डिस्कस करा था तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे आगे की कुछ चीजें समझानी है उससे रिलेटेड. मैंने क्या बेसिक डिस्कशन किया था बीच में कि अगर कभी भी कंपनी बनानी होती है तो मेंबर नहीं होते, पर्सन होते हैं. मेंबर तो कंपनी बनने के बाद बनते हो आप, पहले आप पर्सन हो. वो पर्सन कंपनी बनाने के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, तो दे हैव टू सब्सक्राइब एमओए, दे बिकम सब्सक्राइबर. व्हेन द कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड, when the company gets incorporated they become the member. तो पर्सन, सब्सक्राइबर, मेंबर. फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उतनी होगी जितनी प्रिस्क्राइब्ड है. क्या अभी कुछ प्रिस्क्राइब्ड है? नहीं. तो कितने भी बनाओ, कितनी भी रख लो कैपिटल. फिर उसके बाद उसके आर्टिकल में कितनी चीजें लिखी होनी चाहिए? 3. पहला बोलो. सेकेंड, थर्ड. सेकेंड, फर्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन. प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते. उसके बाद दूसरी बात एम्प्लॉय वाली कि एम्प्लॉय की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? 200. पर इस 200 के अंदर कौन कौन काउंट नहीं होता वो हमने लिख के छोड़ दिया, पर अभी समझा नहीं है. पर ज्वाइंट शेयर होल्डर अगर कोई होगा तो उसको कैसा काउंट करेंगे? 1. और फिर उसके बाद मैंने बोला कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर प्रोहिबिशन होता है कि आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते फॉर एनी ऑफ द सिक्योरिटी. ये भी लिख के छोड़ा है, बट इसको भी कब डिस्कस करेंगे? इन द नेक्स्ट क्लास. सो दैट्स ऑल फॉर दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट जरूर डाल के जाना, ठीक है? योर कमेंट इज द मोटिवेशन. तो प्लीज do comment in the comment box and see you in the next session. Till then, take care, tada, bye bye, keep working very very hard as someone somewhere is waiting for success. Thank you so much, take care, tada, bye bye, see you soon.